देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया और स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ मैम। क्या? तो हम लोग इस क्लास में तो पार्टनरशिप कर रहे थे, ठीक है। और पार्टनरशिप का जो भी अभी तक मैंने करवाया है उसमें एक तो रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, जो कि मतलब तुम लोग का कैलकुलेशन ताकि स्ट्रांग रहे इस वजह से मैंने अलग से उसको करवाया, वैसे अलग से वो नीड नहीं होता है। और एक गुडविल मैंने लास्ट दिन, ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, गुडविल मैंने सिखाया और गुडविल को किस तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे, वहां पर इतने सारे केसेस थे जो कि मैंने तुम लोग को करवाया, कुछ होमवर्क भी दिया था आई थिंक। ये देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ तक हुआ था। यहाँ पर मैंने नंबरिंग तो किया नहीं, ए बी सी, ए बी आर और डी, ये कौन सा वाला था, ए बी आर और डी, आई थिंक ये वाला, आनंद भूपेश और राम, यहाँ तक हो गया था। अच्छा, उसके बाद एक ही क्वेश्चन मैंने बोला था शायद तुम लोग कर पाओगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ से फिर वैल्यूएशन स्टार्ट हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक मैंने होमवर्क दिया था, मुझे जितना याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक मैंने होमवर्क दिया था। एक बार कंफर्म करोगे, लास्ट क्लास में कौन था, जियाउल था। जियाउल बताओगे, क्वेश्चन नंबर 3 शायद मैंने होमवर्क दिया था ना। हाँ मैम, एक सम होमवर्क था। हाँ एक था, क्वेश्चन नंबर 3 था, मुझे जितना याद आ रहा है। ये मैंने नहीं करवाया था। हाँ यही है, कंफर्म। अच्छा, देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, देयर कैपिटल 60 एंड कैपिटल आर 60,000 and 40,000 respectively. They admit C as a new partner who will get 1/6 share in the profit of the firm. C brings in 25,000 as his capital. Find out the amount of goodwill on the basis of the above information. यहाँ पर हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा था, ठीक है। तो यहाँ से गुडविल का कैलकुलेशन बेसिकली स्टार्ट होता है। तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ए बी दो पार्टनर है, पहले से जो फर्म है हमारा एग्जिस्टिंग जो फर्म है वहां पर दो पार्टनर है, एक है ए और एक है बी, ठीक है। और इन दोनों के अंदर रेशियो क्या है, इन दोनों के अंदर रेशियो है 3:2, 3:2। और कैपिटल कितना कितना है, 60-40। उन्होंने सी को एडमिट किया है, ठीक है। तो ए बी, अब सी, ये तीन जन मिलके प्रॉफिट का शेयरिंग लेंगे। अच्छा, अब क्या बोला है, जो कि 1/6 के लिए आ रहा है, नया जो पार्टनर है वो 1/6 के लिए आ रहा है, मतलब सी कितना प्रॉफिट लेगा, 1/6। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर C brings 25,000 as his capital। अच्छा, 1/6 प्रॉफिट अगर चाहिए तो 25,000 कैपिटल लाना पड़ेगा, ये बोला गया है, ठीक है। 1/6 के लिए कितना कैपिटल लाना पड़ेगा, 25,000 का कैपिटल लाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसी जो इंफॉर्मेशन ये जितना अवेलेबल है इसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। और एग्जिस्टिंग कैपिटल है 60-40, 60,000 और 40,000, ये इन दोनों का कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, जब क्वेश्चन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन होता है तो हम लोग गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो गुडविल तो कैलकुलेट करेंगे। जो इनकमिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयरिंग है 1/6, और 1/6 के लिए उसको कितना कैपिटल लाना पड़ेगा, अगर उसको 1/6 प्रॉफिट चाहिए इस फर्म में तो उसको कैपिटल कितना लाना पड़ेगा, इस बेसिस में कैपिटल लाना पड़ेगा 25,000, ठीक है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि फर्म के पूरे 1/6 प्रॉफिट का मतलब कैपिटल 25,000 होता है, तो 1 पार्ट का मतलब कैपिटल कितना होगा, 25,000 इंटू 6/1, तो ये कितना हो जाएगा, 1,50,000, ठीक है। 1,50,000, इसका मतलब ये ओवरऑल कैपिटल हो गया, क्योंकि ए और बी अगर सी को इन्फॉर्म कर रहा है कि अगर 1/6 प्रॉफिट चाहिए तो 25,000 कैपिटल लाओ, तो ये किस बेसिस पे बोल रहा है, 1/6 के लिए 25,000, तो पूरे 1 पार्ट का कितना हो जाएगा, 1,50,000, यानी तीनों का मिला के कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 मतलब तीनों का हिस्सा, तीनों का मिला के कैपिटल होना चाहिए 1,50,000, ठीक है। लेकिन तीनों का मिला के क्या कैपिटल 1,50,000 हो रहा है, ए का ऑलरेडी 60,000 एज ए कैपिटल यहाँ पर जमा है, बी का है 40,000 और सी को बोल रहा है 25,000 लाओ, तो टोटल कितना बन गया, 60-40, 1,00,000, 1,00,000 और 1,25,000। 1,25,000। हाँ, तो ये जो गैप हो रहा है 1,50,000 बन रहा है जबकि बनना चाहिए 1,25,000, इसका मतलब ये लोग सी से जो मांग रहा है
वो ज्यादा मांग रहा है, सिर्फ कैपिटल नहीं है, इसमें गुडविल का भी हिस्सा है, इसीलिए वो ज्यादा दिख रहा है। कितना है इसका मतलब, ये जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये जो डिफरेंस आएगा इसको बोला जाता है हिडन गुडविल, ठीक है, हिडन गुडविल। नॉर्मली क्या होता है बिजनेस में, गुडविल होने से गुडविल का हिस्सा इनकमिंग पार्टनर को लाना पड़ता है, इसके बारे में तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा ना। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करो, यानी बिजनेस का गुडविल है, फिर भी ये लोग सी से गुडविल के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा है, एक्चुअली ये लोग इसमें इंक्लूडेड कर दिया है, तो इसीलिए हिडन हो गया है। तो हमें वो फाइंड आउट करना है। जैसे हिडन चार्जेस होता है ना, पहले एक प्राइस बता देते हैं, फिर बोलते हैं ये इतना लग रहा है, ये हिडन चार्जेस कुछ है कि नहीं हम लोग पूछ लेते हैं ना, उसी तरह से ये हिडन चार्जेस जैसा हो गया, हिडन गुडविल, जो कि चार्ज ये लोग ले रहा है सी से। कितना ले रहा है, ये दोनों का डिफरेंस जितना होगा, कितना हो रहा है 25,000, दैट मीन्स गुडविल कितना हो गया, गुडविल है 25,000, इस फर्म का गुडविल हो जाएगा 25,000। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन। अब इसी इन्फॉर्मेशन को बेस करके हमें कैलकुलेट करने बोला, इसलिए हम लोगों ने कर दिया। तो ऐसा इंडिविजुअली तो नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जब ऐसा रहता है तो हमें सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको वर्किंग नोट की तरह ही दिखा दिया, कुछ उतना प्रेजेंटेशन किया नहीं है। यहाँ पर देखो हमें इतना ही समझना है कि हमें कैपिटल कैपिटल सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग पार्टनर का कितना कैपिटल था, जो आने वाला है इनकमिंग उसका कैपिटल कितना है, तो तीनों का मिला के फर्म का कैपिटल तो 1,25,000 होना चाहिए। लेकिन अगर सी के कैपिटल को बेस मानते हैं तो उस हिसाब से टोटल कैपिटल 1.5 लाख होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, इस बिजनेस में गुडविल है कितना है 25,000, ये जो डिफरेंस आया। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था इसमें। नेक्स्ट अब गुडविल का वैल्यूएशन था, देखो नेक्स्ट देखो गुडविल का वैल्यूएशन था। एक बार हम तुम लोग को दिखा देते हैं, लास्ट दिन मैंने ये नोट्स लिखवाया था कि गुडविल का वैल्यूएशन कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये नोट्स का यहाँ पर इस स्लाइड में नहीं है, ठीक है, चलो एक बार दिखा देते हैं। नोट जो है तुम लोग के पास होना तो चाहिए। वीडियो तो मैंने सबके साथ ही शेयर कर दिया था जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया था। 18th को होना चाहिए, 18th को। ये देखो लास्ट दिन मैंने यहाँ गुडविल का लिखवाया था, गुडविल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होता है। तो इसमें देखो क्या क्या मेथड था। पहला था एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर था सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। आज हम लोग ये सारे मेथड मैंने लिखवाए थे, आज हम लोग इस पे क्वेश्चंस जो है वो बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन जो है ये भी मैंने शेयर किया था सबके साथ ही पीडीएफ। ये देखो, ए पार्टनरशिप फर्म अर्न द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स में ये प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर, ये दे दिया है, कैपिटल अकाउंट दे दिया है, ठीक है, ये इतना इतना कैपिटल है। ए सिमिलर फर्म अर्न 25% ऑन कैपिटल। नॉर्मली ऐसा जो फर्म है जिन लोगों का पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पर बताया है, ऐसा पार्ट बिजनेस अगर मार्केट में कोई भी कर रहा है तो उसमें रिटर्न है 25%, कैपिटल जितना लगाया जाएगा। हमें क्या क्या बोला है, जस्ट इस इंफॉर्मेशन से हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने। पहला तो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टेकिंग 1 ईयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है और 1 ईयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से पहला क्वेश्चन। तो देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में बता दिया है, अगर नहीं भी बताता है तो हम लोग इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कर सकते हैं। क्यों, जब हमें बिजनेस में प्रॉफिट का कोई ट्रेंड दिखता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट का एक ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड क्या है 2,80,000, 3,20,000, 3,40,000, प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है बोलो, मतलब प्रॉफिट कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसी को तो ट्रेंड बोलते हैं। प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अगर हम लोग मतलब ट्रेंड जो है उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हमेशा एवरेज के जगह वेटेड एवरेज लगाना चाहिए, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। ये मतलब बेसिक है, ये हर जगह अप्लाई होता है, नॉट ओनली इन अकाउंट्स, ठीक है। अगर हमारा वेटेड, ये तुम लोग स्टैटिस्टिक्स का ये चीज है कि वेटेड एवरेज मेथड होता है। क्यों वेटेड एवरेज मेथड लाया गया था, ताकि सबका प्रायोरिटी बराबर ना हो जाए। अगर हम लोग इसको एवरेज नॉर्मल कर देते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पर हम करके दिखाते हैं, वैसे एवरेज कैसे किया जाता है, एवरेज तो हम लोग ऐसे करेंगे, नॉर्मली एवरेज करना सबको आता है। एवरेज कैसे करना पड़ेगा, हम यहाँ पर लिखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 1। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने ईयर, यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा ईयर कितना कितना है
1997, 98, 1999, तो 1997, 1998, 1999 प्रॉफिट है 2,80,000, ये रुपीज में लिख देते हैं। प्रॉफिट है 2,80,000। अच्छा 3,20,000, 3,40,000, 3,20,000, 3,40,000। अच्छा अब अगर हम लोग नॉर्मल एवरेज करते हैं, जिसको बोला जाता है सिंपल एवरेज, तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपल एवरेज कैसे होता है बताओ? कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय 100। हाँ, ये सारा टोटल करके डिवाइडेड बाय कितना होगा? 3, है ना? 3 साल का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो एक्चुअली देखो उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, हम लोग सारा वेट 111 नहीं मान ले रहे हैं। देखो वेटेड प्रॉफिट में क्या होता है नॉर्मली, यहाँ पर हमें वेट क्या मानना है, हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखो दो बार एक कॉलम कर लेते हैं, रुको यहाँ पर नहीं लिखिए, यहाँ पर लिखते। वैसे यहाँ पर वेट हम देना चाहते हैं, कंसिक्यूटिवली वेट दिया जाता है 1 2 3, ठीक है? 1 2 3, 2,81,000, 3,22,000, 3,43। इसका मतलब है मैंने फर्स्ट ईयर को जो प्रायोरिटी दिया वो 1 दिया, सेकेंड ईयर को 2 दिया, थर्ड ईयर को 3 दिया। वेटेड प्रॉफिट क्या होगा? वेटेड प्रॉफिट। अब वेटेड प्रॉफिट अगर ये 111 के हिसाब से निकालते हैं तो उस केस में यही आ जाएगा, जो है वही आ जाएगा। अगर हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? पहला हो जाएगा 2,80,000, नेक्स्ट हो जाएगा 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6,40,000, और ये हो जाएगा 102 हो रहा है शायद, 1 लाख ऐसा कुछ आ रहा है ना, 40 आएगा, 40 आएगा, 10 लाख आ रहा है, ये 10 लाख। अच्छा 10,20,000। अब इसका टोटल करके बताओ, 10,20,000, 6,40,000 और 2,80,000 कितना हो जाएगा? 19,40,000। 19,40,000, ठीक है? अब हम लोग अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं वो कैसे होता है? देखो वेटेड एवरेज जो हमें बोला भी है, ठीक है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर हम लोग निकालते हैं तो वो कैसे करते हैं? टोटल जितना भी हमारा एवरेज होता है, ठीक है, जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कभी ना कभी तो किए होंगे ना, और डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय वेट हो जाता है, ठीक है? डिवाइडेड बाय वेट, समेशन ऑफ डब्ल्यू हो जाता है। तो वेट का टोटल 3 2 5 और 1 6, मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि 2,80,000 प्रायोरिटी जो है वो 1 टाइम है, ये 2 टाइम्स है। क्यों? क्योंकि दूसरा साल लग चुका है, ठीक है? क्योंकि दूसरा साल लग चुका है। 3,40,000 है, यहाँ पर 3, तो क्या 1 2 3 देना चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम लोग 1 2 3 के जगह 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9 देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। कोई भी एक पैटर्न में हमें देना चाहिए नंबर, ठीक है? कंसिक्यूटिवली एक पैटर्न में देना पड़ेगा। अगर हम लोग 1 2 3 देते हैं तो भी हमारा जो आंसर आएगा, अगर हम लोग 3 6 9 देते हैं, हम बोल रहे हैं 3 6 9, तुम लोग लिख के रखो कॉपी में, बाद में चेक करना, उसमें भी सेम ही आंसर आएगा। कंसिक्यूटिवली कुछ भी होना चाहिए, ठीक है? तो डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर बताओ कितना आता है? अगर 6 से डिवाइड कर देते हैं तो कुछ पॉइंट वॉइंट में आना चाहिए, देख लेते हैं। 19 लाख, हाँ कितना आ रहा है? 3,23,333.33 ऐसा आ रहा है। अच्छा 3 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 3, 1 2 3, नहीं गलत लिख दिया ना, इसका मतलब मैंने 32, फिर 2 3 4 5, 1 2 3 4 ऐसे होगा, ठीक है? ऐसे मैंने पॉइंट के बाद 3 लिखा नहीं। ये हो गया मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है? अच्छा अब अगर हम लोग सिंपल एवरेज कर देते हैं तो इसका मतलब हम लोग वेटेड ही कर रहे हैं। देखो ना, सिंपल एवरेज करने से क्या होता है, ये सब ऐड करके डिवाइडेड बाई कितना करते हैं? 3, और इसका वेट भी कितना होता है इसमें? अगर वेट डब्ल्यू डब्ल्यू ले सॉरी 1 हो जाता है ना, जब हम लोग वेटेज चेंज नहीं करते, हम लोग बोलते पहले साल का प्रॉफिट जितना है उतना ही लेंगे, दूसरे साल का भी उतना, मतलब प्रायोरिटी सबको बराबर दे रहा है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, ठीक है? ये जस्ट ऐसे समझाने के लिए बोला, ये वैसे अकाउंट्स के साथ इसका कोई लेना देना है नहीं। मतलब सिंपल एवरेज में बेसिकली वेटेज ही है, लेकिन वेटेज में हम लोग वहां पर 1 यूज कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग वेट यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने बोला, इससे हमें क्या पता चला? इससे एवरेज करने से क्या होता है? एवरेज करने से हमें एक ऐसा डेटा मिलता है जिससे हम लोग पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, जैसे तुम लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो या फिर कहीं भी एडमिशन लेते हो या फिर सीएमए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए हो, अगर परसेंटेज पूछा नॉर्मली जाता है कि नहीं मुझे नहीं याद है,
अगर पूछा जाता है तो तुम लोग जो परसेंटेज बताते हो, जैसे मान लो किसी को बीकॉम में मिला है फॉर एग्जाम्पल 70%, ठीक है, तो क्या हर एक सब्जेक्ट में 70 मिला है ऐसा जरूरी है, या फिर ये एवरेज है? कैसे एवरेज निकाला होगा? जितने भी एवरेज सब्जेक्ट है। थे, हाँ जितना भी सब्जेक्ट था बीकॉम में सबको ऐड कर दिया होगा, उसके बाद नंबर से डिवाइड कर दिया होगा, उसमें जितना आया तुम लोगों का, तुम लोग बोलते हो मुझे बीकॉम में इतना परसेंट मिला, या 10th में इतना परसेंट मिला, 12th में इतना परसेंट मिला, मतलब ये एक सिंगल नंबर पूरे कोर्स का हमें क्या कर रहा है, पूरे कोर्स का हमें गुड मॉर्निंग ऋषभ, गुड मॉर्निंग। ये जो है ये पूरे कोर्स का, ये 70% जो है ये पूरे बीकॉम का तुम्हारा क्या है, मतलब वेट बता रहा है कि कितना मिला है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अकाउंट्स में भी 70 मिला हो, कॉस्ट में भी 70 मिला हो, टैक्स में भी 70 मिला हो, किसी में कम किसी में ज्यादा मिलता है। तो एवरेज करने से क्या होता है, हम लोग ये पूरे प्रॉफिट को क्या ऐसे बताएंगे, एक साल मेरा 2,80,000 था, एक साल मेरा 3,20,000 था, फिर उसके बाद मेरा 3,40,000 था, नहीं, हम लोग बताएंगे कि हमारा लगभग प्रॉफिट हर एक साल में कितना आता है, कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला था गुडविल कैलकुलेट करना है, टेकिंग 1 ईयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टेकिंग 1 ईयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया। अब ये 1 ईयर्स क्या है, उसके लिए देखो जो मैंने यहाँ पर नोट्स लिखवाए थे, गुडविल कैसे किया जाता है कैलकुलेशन, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये देखो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम समझा देते हैं क्या होता है। गुडविल इक्वल टू हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मैंने WAP लिख दिया, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दोनों में ऐसा कुछ फर्क नहीं है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब फ्यूचर में हम लोग ये प्रॉफिट मेंटेन करते हुए चलेंगे, ऐसा ही तो हम लोग बोल रहे हैं कि लगभग मेरा प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि आगे भी इतना ही होगा। मेंटेनेबल, ये हमें एटलीस्ट मेंटेन करना है, इससे ज्यादा हो तो ठीक है नो प्रॉब्लम, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकाला, एवरेज करके, कौन सा एवरेज करके, वेटेड एवरेज करके, इनटू यहाँ पर होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि ये प्रॉफिट हम लोग कितने दिन के लिए देख पा रहे हैं, वही हमारा गुडविल डिफाइन करेगा। ये प्रॉफिट हम लोग कितने दिन के लिए देख पा रहे हैं, यही हमारा प्रॉफिट को डिफाइन करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इस प्रॉफिट को मान लो कि हम लोग 1 साल के लिए देख पा रहे हैं, टेकिंग 1 ईयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसलिए इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 1 हो गया, तो इस हिसाब से गुडविल बनेगा 32, 33, 333 ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाता है, क्योंकि गुडविल का मतलब ही क्या होता है, गुडविल का मतलब ही होता है कि फ्यूचर में हम लोग प्रॉफिट को कितना दिन तक ऐसा ही हमारे बिजनेस का प्रॉफिट देख पाएंगे, ठीक है, दैट इज गुडविल होता है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, फ्यूचर में जो प्रॉफिट हमें दिख रहा है हमारे एफर्ट के वजह से, ये देखो मैंने गुडविल लिखवाया भी था लास्ट दिन, गुडविल मीन्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट, पास्ट एफर्ट के लिए हम लोग जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हम लोग जितने साल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे या फिर अपने नॉलेज से बता रहे कि हमें ऐसा लग रहा है कि इसका बेनिफिट हमें 5 साल 10 साल मिलेगा, तो उतना हम लोग इंटू कर सकते हैं। और ये सब अपने अपने हिसाब से लगाते, कोई इसमें फिक्स्ड रूल नहीं है, ठीक है, कोई इसमें फिक्स्ड रूल नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टेकिंग 5 इयर्स सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है और गुडविल निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेस 5 लेना है, लेकिन सुपर प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, देखो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, यहाँ पर पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल taking सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा सुपर प्रॉफिट का मतलब हम लोग अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे, एक्स्ट्रा किस बेसिस पे एक्स्ट्रा, मार्केट में बाकी लोग सेम सेक्टर में जितना भी कमा रहे उससे भी अगर हम लोग ज्यादा कमा रहे, सेम सेक्टर होना चाहिए, ये देखो दिया हुआ है ना, सिमिलर फर्म अर्न 25% ऑन कैपिटल, तो अगर
ये पार्टनरशिप फर्म जिस भी चीज का बिजनेस कर रहा है, ऐसा बिजनेस अगर मार्केट में हम लोग करते तो नॉर्मली हमें 25% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल रिटर्न। तो हम लोग एक नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं और एक इन लोगों का क्या प्रॉफिट है वो निकाल सकते हैं। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, कैपिटल जितना बिजनेस में लगाया है, कैपिटल इनटू रिटर्न, कैपिटल इनटू रिटर्न करेंगे तो ही हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चलेगा। तो देखो क्या बोल रहा है, रिटर्न क्या है 25%, रिटर्न क्या होना चाहिए 25%। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, देखो चेक करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल कुछ ऐसे बोला है, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर एज फॉलोज, ये बता रहा है। तो अगर किसी ने इतना कैपिटल लगाया है तो 25% के हिसाब से कितना रिटर्न अर्न होगा, उसको ऐड कर लेते हैं। 8 लाख 9 लाख 50, 8 लाख 9 लाख 50 प्लस 10 लाख 80, 11 लाख 50, 10 लाख 80, 11 लाख 50, ठीक है। इतना कैपिटल लगाया है किन्होंने, इस पार्टनरशिप फर्म ने। अगर इतना कैपिटल मार्केट में कोई और लगाता है तो 25% के हिसाब से कितना रिटर्न अर्न करेगा, देखो ऐड करके देखते हैं कितना कैपिटल लगाया है इन्होंने। 8 लाख 9 लाख 50, 10 लाख 80, 11 लाख 50, तो टोटल हो रहा है 39 लाख 80 आ जा रहा है मेरा, 39 लाख 80,000। 39 लाख 80,000 ही आ रहा है ना, ठीक है। 25% करने पर 9 9 लाख 95,000। अच्छा 8 लाख 9 लाख 50, 10 लाख 80 और 11 लाख 50, हाँ 39 लाख ही आ रहा है, 39 लाख 80 आ रहा है, 39 लाख 80,000। अगर इतना कोई मार्केट में कैपिटल लगाता है तो 25% के हिसाब से इन लोगों को रिटर्न जो मिलेगा दैट इज 9 लाख 95,000 रिटर्न मिलेगा, ठीक है। 9 लाख 95,000 रिटर्न मिलेगा। अच्छा यहाँ पर 4 साल, एक प्रॉब्लम हुआ, देखो एक चीज देखना था हमें। ये देखो यहाँ पर तो 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन कैपिटल जो है ना वो ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से दिया हुआ है। देखो वो मैंने ध्यान नहीं दिया, कैपिटल जो है वो कुछ ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से दिया हुआ है। कैसे पता चला, ये देखो 97 का, ये देखो 97 का क्या है, ये ओपनिंग है ना, ये 4 साल का नहीं है। एक बार देखो ना, हाँ 1 जन से 31 दिसंबर है ना, ये ऐसे ओपनिंग में इतना था, क्लोजिंग में इतना बन गया। तो उसके बाद फिर ओपनिंग क्लोजिंग अगर देखेंगे तो वहां पर हमारा कैपिटल का ये मतलब कैलकुलेशन तो थोड़ा गलत हो गया। इसका मतलब ये ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ये 4 साल का कैपिटल नहीं दिया हुआ, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ। चलो इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ठीक कर लेते हैं। ये लिखा हुआ रहने दो, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा सा इसे सही कर लेते हैं, कैपिटल का कैलकुलेशन बना लेते हैं। कैपिटल कैसे दिया हुआ है, ये देखो कैपिटल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये ऐसे। यहाँ पर 1 30 1997 से लेके 31 दिसंबर 1997, फिर यहाँ से लेके 31 दिसंबर 98, फिर 99, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था, अब लिखेंगे। देखो स्टार्टिंग में था 8 लाख, एंडिंग में था 9 लाख 50, तो यहाँ पर लिख ले 8 लाख, यहाँ पर कितना हुआ 9 लाख 50। अच्छा उसके बाद कितना हुआ 9 लाख 50 के बाद 10 लाख 80 और 11 लाख 50, 10 लाख 80 और यहाँ पर 11 लाख 50। तो इसका मतलब इस साल का ये जो पर्टिकुलर ईयर है, इस साल का ये वाला जो है, यहाँ पर ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, और नेक्स्ट ईयर जब हम लोग जाएंगे तो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग कितना हो जाएगा, इसका ओपनिंग क्या होगा, ड्रॉ देखने से ही पता चल रहा है इसका ओपनिंग क्लोजिंग क्या होगा, बताओ। अगर इस साल का ओपनिंग 8 लाख है, क्लोजिंग 9 लाख 50 है, तो इस साल का ओपनिंग और क्लोजिंग बताओ कितना होगा। 1,50,000। हाँ ओपनिंग ये वाला, ये ओपनिंग,
अरे किसी भी ईयर का हमारा क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग नहीं होता है, या फिर किसी भी मंथ का क्लोजिंग हाँ नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होगा, है ना। अगर डे वाइज क्लोज हो रहा है तो आज का क्लोजिंग जो है कल का ओपनिंग होगा। मंथ वाइज अगर हो रहा है तो इस मंथ का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होगा। क्वार्टर वाइज होगा तो कोई भी एक जगह का एंडिंग दूसरे जगह का शुरुआती तो होता है। ये देखो 9,50,000 यहाँ पर ये क्लोजिंग, अब इस पीरियड का ये ओपनिंग और ये क्या हो जाएगा क्लोजिंग, जैसे हम लोग प्रोसेस में कर रहे थे कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, उसी तरह से ना यहाँ भी देखो वो कंसेप्ट हमें समझ में आ जाएगा वैसे अगर हम लोग समझना चाहे तो। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रॉफिट 3 साल का दिया हुआ है, कैपिटल हमें जो है वो इस तरह से दिया हुआ है, तो हम लोग को 1997 का कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे 1997 में ही दो तरह का कैपिटल दिया हुआ है, एक तो ये ओपनिंग के हिसाब से, एक ये क्लोजिंग के हिसाब से, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1997 में कितना कैपिटल था। जब हमें कंफ्यूजन होता है देन हम लोग क्या करते हैं बताओ। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है 8 लाख लेना चाहिए या 9,50,000, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या कर सकते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है तो इसका क्या कर सकते हैं, हम लोग एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एवरेज कर सकते हैं, मतलब हम लोग 8 लाख ले या 9,50,000 ले, ये कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे एवरेज कर देंगे। तो एवरेज कितना होगा 8 लाख प्लस 9,50,000, कितना हो रहा है 8,75,000, ये 1997 का हो गया। 1998 में ओपनिंग ये वाला, ये देखो ये फिर ओपनिंग हो जाएगा 9,50,000, ठीक है, और क्लोजिंग ये वाला हो गया, ये क्लोजिंग हो गया 10,80,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 10,15। और 1999 में 10,80,000 ये ओपनिंग हो गया और क्लोजिंग जो है वो 11,50,000 हो रहा है डिवाइडेड बाय 2। $11,15,000। अब हमें 3 साल का कैपिटल मिल गया, अब इन तीनों का टोटल लगा लेते हैं। इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है, इन तीनों का टोटल हो रहा है 30, ऐसा कुछ आ रहा है शायद, डिलीट हो गया मेरे से, 10, 15 और 11, 50, तो ये 2001500 ऐसा आ रहा है, 30,05,000 आ रहा है। 30,05,000 आ रहा है, 30,05,000, 8,75,000, 10,15,000 और 11, 15 और 30, 3,005,30, ठीक है। अच्छा ये हमें मिल गया टोटल, क्या मिल गया टोटल कैपिटल, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल कैपिटल 3 साल का। ठीक है, अब 3 साल का ये कैपिटल है, हमें क्या करना है, हमें कैपिटल पे रिटर्न ढूंढना है, तो 3 साल के कैपिटल पे ढूंढे या फिर 1 साल के कैपिटल पे ढूंढे बताओ। गुड मॉर्निंग प्रिया। 3 साल का कैपिटल दिया हुआ है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग 3 साल के कैपिटल पे 25% का रिटर्न ढूंढेंगे या फिर 1 साल का 25% रिटर्न, तो पर एनम है ना, तो यहाँ पर कैपिटल भी तो पर एनम लगाना चाहिए, यहाँ पर कैपिटल भी तो पर एनम लगाना चाहिए, तो ये तो 3 साल का है, तो 1 साल का कैपिटल क्या होगा, देयरफॉर कैपिटल पर ईयर क्या हो जाएगा, कितने से डिवाइड करेंगे 3 से 3 से 100,166.66 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या बता दिया था, कैपिटल जो है कुछ ओपनिंग क्लोजिंग के नेचर में बता दिया था, तो हम लोगों ने इसको क्या किया 3 साल के कैपिटल में एवरेज करके ट्रांसफर कर लिया। अब ये 3 साल का कैपिटल है, हमें तो 1 साल के कैपिटल पे रिटर्न ढूंढना है ना, मतलब एवरेज कैपिटल पे रिटर्न ढूंढना है, तो प्रॉफिट को भी तो हम लोग एवरेज कर रहे हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर कैपिटल को भी तो एवरेज करना पड़ेगा, अलग अलग थोड़ी ना बताएंगे। तो यहाँ पर हो जा रहा है 100, जितना भी आ रहा है 100,166
6.67 ऐसा आ रहा है। कैलकुलेटर में जितना भी है मैंने पूरा डेटा जो है उतना रख दिया है, जैसे 0.666 जितना भी आ रहा है इंटू 25% कर दिया मैंने। तो देखो आंसर कितना आ रहा है, मेरा तो आ रहा है 2504116 तो हम पॉइंट इसको एक्चुअली 4.16.66 लिख देते, ठीक है। ये क्या आ गया, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमें कंपेयर किसके साथ करने बोला है, देखो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने बोला है, गुडविल कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 है, सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना होता है, तो नॉर्मली ये प्रॉफिट कोई भी कमाएगा अगर कोई ये कैपिटल लगा रहा है इस सेक्टर ऑफ बिजनेस में, लेकिन इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, ये जो पर्टिकुलर फर्म है पार्टनरशिप फर्म, इन्होंने कुछ ये प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा कमाया है उसी को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। जो एक्स्ट्रा कमाया है उसी को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब जो हमारे पास कैलकुलेट करके आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम लोग बोल सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों का आया 250,416.66 ऐसे आया हुआ है, ये देखो। अच्छा, और यहाँ पर कितना है 32 और उसके बाद 53 है, 32 उसके बाद 53 है, डिजिट्स कुछ अजीब सा है। हाँ, तो देखो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया होगा, देखो यहाँ पर है 2,50,416 और यहाँ पर मैम कुछ अलग है। 32 के बाद 3 तीन बार है 3, उसके बाद 0.33 आ रहा था। ओ अच्छा, 3 बार 3, 3 बार 3 32,333। लाख 23,033, उसके बाद 0.33 था। मुझे लगता है कहीं गलत हो रहा है, देख लें और एक बार। 19,40,000 ये तो है 1940 और 4 जीरो है, देखो 1940 और 4 जीरो, उसके बाद अगर डिवाइड 6 करेंगे तो मुझे तो दिखा रहा है कैलकुलेटर में 32, उसके बाद 5 3 दिखा रहा है। एक बार देखो करके, इससे डिवाइड किया ना 19,40,000 है ना। हाँ 19,40,000 नहीं, उससे भी तो ज्यादा हो रहा है। 1940 उसके बाद 4 जीरो है। ओ अच्छा, मैंने एक जीरो ज्यादा लिख दिया है क्या। अच्छा, एक हाँ जीरो मैम, ज्यादा, इतना तो नहीं होगा। इतना नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर भी एक जीरो ज्यादा लिख 1940 दिया। है। ये ठीक लिखा है मैंने 2,80,000 6,40,000। एक बार देख लेते हैं 102 और 4 जीरो 194 और 4 जीरो होगा। अच्छा, एक जीरो ज्यादा लिख दिया था 19। अच्छा, ये एक जीरो हट जाएगा, डिवाइडेड बाई वो वाला 6 मैम हो जाएगा। 3,23,333 है, अच्छा 3 उसके लाख, बाद है पॉइंट। अच्छा ऐसे लिख लेते कॉमा देके 3,23,333, तो ये पॉइंट वाला हटा ही देते, चलो इतना हो रहा है। तो 323,333 मतलब 32 उसके बाद 4 बार 3, अच्छा 32 और उसके बाद 1 2 3 4, अच्छा 1 3 हट जाएगा, चलो 1 3 हट जाएगा। तो ये क्या हुआ कि नॉर्मली इस बिजनेस में ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म इतना प्रॉफिट कमा रहा है एक साल में, जबकि बाकी लोग इतना कमाएंगे। तो कितना ज्यादा कमा रहा है, देखो ज्यादा ही कमा रहा है, माइनस करके देखो। यहाँ पर 0.66 भी हटा देते, सारा पॉइंट का चक्कर ही हटा देते। चलो यहाँ पर कितना हो रहा है 72, देख लो तो सही आ रहा है कि नहीं, 72917 ऐसा आ रहा है। हाँ मैम। 72917 ये सुपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा इतना कमा रहा है। अब ये जो है ये कितने दिन तक ये लोग देख पाएगा, उतने से इंटू करेगा और उसी को बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 7291 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 था, बोला था ना टेकिंग 5 ईयर्स, तो 5 इंटू 5 कर लो तो गुडविल आ जाएगा 364581 ये आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा डिजिट जो है पॉइंट पॉइंट वाला हो गया है इसमें, बाकी ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। एक बार हम बता देते समझ में आया कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन गलत हो गया था। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल कैलकुलेट करने बोला था, हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद हमें बोला था गुडविल कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट ऐसे निकलेगा कि हम लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई और भी करे तो उसे नॉर्मली 25% रिटर्न मिलता ही मिलता है। जैसे अगर तुम लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा ना, तुम लोग को जो इंडिविजुअली 40%
50% करके आना चाहिए, वो भी आ जाएगा। एग्रीगेट में 50% लाने के लिए तुम लोग को थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, और भी बहुत अच्छा करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो नॉर्मली देखो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर 50% रिटर्न मान लेते हैं सभी को आ जाता है, ऐसे अगर हम लोग मान रहे हैं कि 50% सभी को आ जाता है, मतलब सभी पास हो जाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है प्रोफेशनल कोर्स में, लेकिन अगर 50% सबको आ जाता है तो वो नॉर्मल रिटर्न हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 25% रिटर्न कोई भी कमाएगा अगर वो ये बिजनेस मार्केट में कर रहा है। तो कैपिटल अगर इतना लगा है, अब यही कैपिटल क्यों लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इन्होंने ये पार्टनरशिप हमने कितना कैपिटल यूज किया, तो रिटर्न 100 रुपए पे 25 रुपए है, ठीक है। 25% का मतलब यही होता है आउट ऑफ 100 25 इज रिटर्न, देन इतने पे कितना रिटर्न होगा, ये होना चाहिए अमाउंट। अब ये हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कैपिटल तो बताया था, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से बताया था, जो हमें देख के समझना था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ओपनिंग क्लोजिंग को क्या कर दिया एवरेज, तो एवरेज इतना कैपिटल पूरे 1997 में यूज हुआ। उसके बाद 1998 में इतना पूरा कैपिटल यूज हुआ, और 1999 में इतना कैपिटल यूज हुआ, यानी 3 साल में इतना कैपिटल यूज हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैपिटल हम लोग पर ईयर का निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 साल से थोड़ी ना कंपेयर कर सकते, 3 साल का कैपिटल पे रिटर्न निकालेंगे वो तो ज्यादा ही निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको 1 साल का कैपिटल बना लिए, तो 25% पर एनम के हिसाब से इतना रिटर्न होगा। जबकि ये लोग 1 साल में इतना रिटर्न कमा रहे हैं, क्यों वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कंसिडर करके, और 5 ईयर्स का गुडविल निकालना है। तो ये देखो इतना, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये कमा रहे हैं ये इनके गुडविल के वजह से है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इनका सोचना है कि ये 5 साल तक एक्स्ट्रा प्रॉफिट इनको मिलते जाएगा, ठीक है। तो ये 5 साल तक इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलते जाएगा, ये इनका बिलीव है, तो इनका गुडविल इतना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो इस तरह से होगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टेकिंग डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ 5 ईयर सुपर प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, मतलब ये होता है एनुइटी मेथड, ठीक है। जो डिस्काउंटेड बोल रहा है ना इसको बोला जाता है एनुइटी मेथड। तो देखो ये कैसे होगा, पॉइंट नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टेकिंग डिस्काउंटेड ऑफ 5 ईयर्स, मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा स्क्रीन नहीं दिख है, पीडीएफ दिख रहा है। रहा, हाँ बाया, आगे हाँ valuation of goodwill taking discounted of 5 years super profit at the rate of 15% पर एनम, ठीक है। 15% पर एनम बेसिस पे हमें डिस्काउंटेड करना है सुपर प्रॉफिट को। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं सुपर प्रॉफिट 5 साल का, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट हमें 5 साल में डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आया था ये दोनों का डिफरेंस आया था 7291, ठीक है। 72917, तो 72917 ये था मेरा सुपर प्रॉफिट। हमें 5 साल इस प्रॉफिट को डिस्काउंट करना है, तो 1 साल 2 साल 3 साल, अच्छा और भी यहाँ पर करना पड़ेगा 4 5, ठीक है, और 2 बार। सेवन 72916 डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%, डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 15% में। अच्छा तो पहले इसका डिस्काउंटेड वैल्यू कितना होगा, 72917 15 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल इनटू 72, बताते कैसे होगा 916, हाँ
ये देखो 63405। डिस्काउंट का मतलब होता है, ये देखो कंपाउंड डिस्काउंट, ये थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ये वाला कैलकुलेशंस होता है। जैसे ये देखो, मतलब सिंपल अगर बताए ना, जैसे 100 रुपीज है, इस पे अगर किसी को इंटरेस्ट मिल रहा है 10% पर एनम बेसिस पे, तो इसका इंटरेस्ट हम लोग दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, 100 पे 10%, 10 रुपीज, 110, फिर 10 रुपीज, 120, फिर 10 रुपीज, 130। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 100, उसमें 10 लग गया, 110, फिर इस पे लगेगा 10% तो 11, फिर इस पे लगेगा 10% तो 12.1। अब इसका एक मेथड होता है, मतलब एक फॉर्मूला होता है। कैसे, ए मतलब फाइनली हमें कितना वैल्यू मिल रहा है, ये देखो, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, ये होता है a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर। p मतलब प्रिंसिपल 100 रुपए, 1 प्लस आई मतलब इंटरेस्ट रेट दैट इज 10%, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो मैंने यहाँ पर 3 साल का दिखाया 3। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो पहले 10/100 करो, कितना आता है, सबको अपना अपना कैलकुलेटर लो और 10/100 करो, कितना आता है, 0.1 आता है। ठीक है, 0.1 तो 100 1.1 टू दी पावर 3 आ गया। ठीक है, अब 1.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो अपने कैलकुलेटर में, कितना आता है, 1.331, देख लो, इंटू 100 लगाओ, कितना आता है, 133.1 आया, जो मैंने यहाँ पर दिखाया। अभी रिलेट करते हैं क्यों अचानक से ये वाला बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि डिस्काउंटेड कैसे किया जाता है तुम लोग समझ पाओ। तो 133.1 रुपीज हुआ, मतलब 100 रुपीज अगर हम लोग 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कहीं पर रखते हैं, तो हमारा 3 साल बाद अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है तो वो 133.1 होगा। जो यहाँ डिटेल्स में क्या, उसी को मैंने यहाँ पर कैलकुलेट मतलब एक फॉर्मूले से कर दिया। अगर इसी चीज को हम थोड़ा अलग से बोले कि 133.1 रुपीज का डिस्काउंटेड वैल्यू बताइए एक साल बाद, तो अगर रेट ऑफ डिस्काउंट 10% है तो डिस्काउंटेड वैल्यू 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 100 रुपए। मतलब 100 रुपए 3 साल बाद 133.1 हो रहे हैं, इसी को बोला जाता है कंपाउंडिंग, क्योंकि ये बढ़ रहा है। अगर हम लोग ऐसे बोले कि 133.1 रुपीज 10% डिस्काउंटेड अगर होगा तो 3 साल बाद कितना होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंटिंग। तो जब वैल्यू कम हो जाता है उसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं। और हमें पता ही है कि पैसे का वैल्यू कम होता है, परचेसिंग पावर कम होते जाता है। आज अगर कोई भी चीज तुम लोग 10 रुपए 12 रुपए या 200-300 में खरीद रहे हो, नेक्स्ट एक साल के अंदर देखा जाएगा कि वो चीज का जो प्राइस है वो हो गया, सपोज एक कैलकुलेटर जो 300 में आता था अभी वो मान लो आता है 350 रुपए या 400 रुपए में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए। ठीक है, टाइम के साथ साथ मनी का जो वैल्यू है वो कम होते जा रहा है। अब ये जब बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग, और जब कम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग को कैसे कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला देखो, मतलब बिना फॉर्मूले के भी होगा, ये देखो ऐसे हो जाएगा। अब डिस्काउंटिंग का मतलब डिवाइड करना होगा, डिस्काउंटिंग का मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो तुम लोग पहले कैलकुलेटर लो, ये कैसे आया हम बता रहे हैं, यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। पहले कैलकुलेटर में 15% करो, मतलब 15 डिवाइडेड बाई 100, 15 डिवाइडेड बाई 100 करो, 15 डिवाइडेड बाई 100 कितना आया, 0.15। 0.15 फिर उसमें प्लस 1 करो, 1.15, मतलब वही फॉर्मूला जो मेरा था अभी मैंने लिखवाया ना, ए इक्वल टू क्या लिखा है, पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ठीक है, अभी हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं तो ये वाला लिखेंगे, डिस्काउंट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल मतलब 100 तक पहुंचना है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन इक्वल टू पी। ये करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा ना, तो हमें 100 ही चाहिए, डिस्काउंटेड वैल्यू चाहिए। तो 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन हम निकाल रहे हैं, तो ये एक बार कंपाउंड हो रहा है, नेक्स्ट ईयर में 2 बार कंपाउंड होगा, तो 1.15 ये तो होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा अब ए मेरा कितना है, 72917। अब इसको कैलकुलेटर में कैसे करेंगे देखो, ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, कैलकुलेटर में कैसे होगा, 1.15। अब तुम लोग अपने अपने कैलकुलेटर में करो डिवाइड, डिवाइड 2 बार डिवाइड करना है। ठीक है,
एक बार डिवाइड मतलब डिवाइड फंक्शन के लिए बोला जा रहा है, और दूसरे बार कैलकुलेटर में डिवाइड दबाने से वो डिवाइड कर देता है, फिर इक्वल दबाओ, 2 बार डिवाइड फिर इक्वल। देखो कैलकुलेटर में कुछ ऐसा आ रहा है 0.869565 956 आ रहा है, सबका आ रहा है हाँ ऐसा मैम। है। अच्छा, तो ये डिवाइड हो गया। तो हम लोगों ने जब ये डिवाइड कर दिया ना, तो एक्चुअली 1 बाई ये वाला परफॉर्म कर लिया। अब a इंटू करेंगे, a मतलब ये वाला वैल्यू है, a मतलब ये वाला वैल्यू है, तो इंटू करो 72917 72917। देखो ये वाला वैल्यू आया जो मैंने लिखा डिस्काउंटेड वैल्यू हाँ मैम 63,406 63,406, ठीक है 406 आया। अच्छा मैंने 5 क्यों लिखा था आई डोंट नो, बट इसको 6 ही कर देते, 6 ही तो आ रहा है, मेरा भी अभी 6 आया। अच्छा, तो इस तरह से हमें डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। तो ये 1 साल का था, अब दूसरा वाला 2 साल का होगा। तो फिर से कैलकुलेटर लो, कितना आ रहा है 15/100.15, उसमें 1 जोड़ दो तो 1.15 डिवाइड, उसके बाद कितना बार करना है ये देखो 1.15 डिवाइड 2 बार डिवाइड करो। अब इक्वल 2 बार दबाना है, 2 बार इक्वल दबाने से क्या होगा, वो 2 बार डिस्काउंटिंग हो जाएगा। 2 बार इक्वल दबाने से आएगा 0.75614 ऐसे आ रहा है, देखो 366 ऐसे आ रहा है। इंटू करेंगे ये वाला 72917, तो ये आएगा 55135। देखो आ रहा है कि नहीं। सबका कैलकुलेटर का फंक्शन एक नहीं भी हो सकता, अगर किसी का नहीं आ रहा है हाँ तो मैम हाँ इस तरह से होगा। आ रहा है। आ रहा है। फिर नेक्स्ट वाले का 1.15 डिवाइड इक्वल 3 बार जैसे कम, जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1.15 अगर 3 बार होता है तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 बार डिस्काउंट होगा, तो 3 बार इक्वल दबाएंगे तो वो 3 बार डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर में ऐसे ही फंक्शन बना हुआ रहता है, वो 3 बार ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा इंटू 72917। तो 4 कितना आ रहा है देखो, नहीं ये कुछ ये अलग आ रहा है, ये आ जाएगा 0.65 ऐसे आ जाएगा, 75 ऐसे कुछ आ रहा है। 474944 ऐसे आ रहा है, देख लो एक बार। अगर मेमोरी में कुछ चला गया है तो मेमोरी को खाली करना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं कैलकुलेशन लेगा। MRC 2 बार दबा दो, वो चला जाएगा। फोर 4794 ये है मैम। 47944 यही आया। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट फिर से देखो यहाँ पर, फिर वही फैक्टर तो मेरा 1.15 है, मुझे डिस्काउंट करना है तो डिवाइड 2 बार कैलकुलेटर में करना चाहिए। और अगर ये कौन सा ईयर है, 4th ईयर है, तो 4 बार इक्वल दबाएंगे, 1 2 3 4 जितना भी आया, मेरा तो ऐसे आ रहा है कुछ 0.5717 ऐसा आ रहा है, इंटू 72916। तो कितना आएगा देखो 41689 ठीक है, ये आ रहा है 89.9 आ रहा है। तो इसको 90 भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग चाहे तो इसको 90 भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर फिर से करते हैं 1.15 डिवाइड 2 बार, फिर 5 बार इक्वल 1 2 3 4 5 इंटू 72916, तो ये हो जाएगा 36252 ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये देखो, ये तो मेथड है, मैंने समझाया कैसे होगा। हमारा जो फैक्टर है, जब हम लोग इंटू करते हैं, जैसे इंटरेस्ट मिलता है तो वो ऐड होते जाते हैं, अगर हमें बैक में काउंट करना है। लेकिन ये हुआ क्या, मतलब ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, ये हम लोगों ने ये देखा कि सुपर प्रॉफिट जो आज के डेट पे जिसका वैल्यू 72917 है, 1 साल पहले इसी का वैल्यू इतना था, डिस्काउंट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है 5 इयर्स के लिए इसका वैल्यू, मतलब ये प्रॉफिट हम लोग बोल रहे हैं ना, हम लोग नेक्स्ट 5 इयर्स तक देखेंगे 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट 5 इयर्स तक यही वाला प्रॉफिट देख रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर में पैसे का वैल्यूएशन भी तो गिर जाएगा, मतलब आज जो मेरा इतना है वो 1 साल
बाद इतना हो जाएगा। आज मेरे पास, हम जो बोल रहे हैं मुझे सेकेंड ईयर इतना पैसा मिलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर उस पैसे का वैल्यूएशन कम होके इतना हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम सेकेंड ईयर में सोच रहे हैं मेरे पास 72,917 रुपीज का प्रॉफिट होगा, लेकिन उसका परचेजिंग पावर कम होके इतना हो जाएगा, वो डिस्काउंटेड इतना हो जाएगा, ये डिस्काउंटेड इतना हो जाएगा। ये चीज यहाँ पर समझा रहा है। अगर आज मेरे पास 1 लाख रुपए है और हम सोच रहे हैं कि ये 1 लाख मुझे 5 साल तक मिलता जाएगा, तो इसमें देखो एक चीज हमें कंसीडर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आज 1 लाख है, उसका वैल्यूएशन 1 साल बाद 1 लाख जैसा नहीं रहेगा। आज 1 लाख प्रॉफिट मेरे लिए जो मायने रखता है, 1 साल बाद उस 1 लाख का परचेसिंग पावर कम हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन कुछ चल रहा है। तो जैसे इन्फ्लेशन, ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, ये इन्फ्लेशन है, कितना चल रहा है? 15%। तो ये 1 लाख मान लो। नेक्स्ट यहाँ पर इसका वैल्यू कुछ हो गया 90,000, उसके बाद और भी कम हो जाएगा, सपोज 80,000। तो डिपेंड कर रहा है कैसा इन्फ्लेशन चल रहा है, उस बेसिस पे हमारा पैसे का परचेसिंग पावर कम होते जाता है। तो वही चीज यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब हमें क्या करना है, देखो वैल्यूएशन करना है गुडविल का। तो हम लोगों ने 5 ईयर सुपर प्रॉफिट को डिस्काउंट तो कर दिया, अब इसका टोटल करेंगे, कितना हो रहा है? 63406 प्लस 47944 प्लस 41689 प्लस 36252। तो ये आ रहा है 244426, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, हमें बोला था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टेकिंग डिस्काउंटेड ऑफ 5 ईयर सुपर प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15%। तो ये हो गया, ठीक है। हमारा गुडविल का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टेकिंग डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ 5 ईयर सुपर प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15%। तो हम लोगों ने 5 ईयर सुपर प्रॉफिट को डिस्काउंट तो कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने टोटल भी कर दिया। तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है देख लेते हैं, कितना आ गया, 244426, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुडविल, ठीक है, ये हमारा गुडविल ही हो गया, क्योंकि हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट को डिस्काउंट करने के बाद इसका टोटल कर दिया, ठीक है। इसका टोटल कर दिया, 5 साल में हम लोगों ने डिस्काउंट करके दिखाया, ये हमारा गुडविल हो जाएगा। और एक तरह से भी हो सकता था, देखो और एक तरह से भी हो सकता था, गुडविल हम लोग कर सकते थे सुपर प्रॉफिट इंटू एनुइटी फैक्टर। कैसे होता? सुपर प्रॉफिट कितना था? 72916, और एनुइटी फैक्टर जो है 15% के हिसाब से ये आ जाता हमारा 3.3522, ठीक है। ये कैसे आता? ये कुछ इस तरह से आता, तुम लोग देख सकते हो। 1.15 जो अभी मैंने तुम लोग को सिखाया, डिवाइड, फिर एक बार इक्वल दबाने से कितना आता है? 0.8695 लगभग ऐसा आता है। हम 4 डिजिट ले रहे हैं, ठीक है, 0.8695। अच्छा, अब ये लिखने के बाद तुम लोग कैलकुलेटर में m प्लस करो, ठीक है। हम कैलकुलेटर से सिखा रहे कैसे होता है m प्लस। 72917। नहीं, वो इंटू करके आया, हम इंटू नहीं कर रहे हैं। ये तो 72917 तो पहले से ही था, हम फैक्टराइजेशन दिखा रहे हैं, 15% को डिस्काउंट नहीं, करने यहाँ पे से। 6 लिखे हैं आप, वही पूछ रहे हैं। कहाँ सुपर पर? प्रॉफिट तो कहाँ पर? 72917 है ना। ओ अच्छा अच्छा, ये वाला। अच्छा ठीक है, इसको हाँ, इसको 7 लिख देते हैं। अच्छा, ये वाला देखो 0.8695, फिर मेमोरी प्लस करो। अच्छा, फिर और एक बार इक्वल दबाओ, ठीक है, 0.7561 आ जाएगा। मतलब अभी मैंने तुम लोग को जो सिखाया ना 1.15 डिवाइड, फिर एक बार इक्वल दबाओ, ये आएगा। फिर से पूरा कैलकुलेशन नहीं करके भी हम लोग कर सकते हैं। फिर दूसरा बार दबाओ, ये आ जाएगा। फिर तीसरे बार इक्वल दबाओ, और जैसे ही दबाओगे यहाँ मेमोरी प्लस लगाना, ठीक है। तीसरा बार ऐसे आ रहा है 0.6575, फिर इसका हम लोग करेंगे मेमोरी प्लस। फिर फोर्थ टाइम, ठीक है, ये 4 बार हो जाएगा। तो देखो ये ऐसे यहाँ कवर कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 0.5717, ठीक है, 4 डेटा ले रहे हैं। फिर मेमोरी प्लस दबाओ, फिर मेमोरी प्लस दबाओ, एंड लास्ट फिफ्थ, ठीक है। 5 बार बोला था 0.4971, फिर मेमोरी प्लस दबाओ, ठीक है, मेमोरी प्लस। अब MRC, मेमोरी रिकॉल, MRC, तो कितना आ रहा है? 2.5 आ गया। तो शायद मेरा कुछ गलत हुआ है, 2.5 तो नहीं आना चाहिए, आना चाहिए 3.352। फिर से एक बार देख लेते, 1.15 डिवाइड इक्वल m प्लस 2 बार 3 4 5,
एमआरसी, हाँ 3.3522 ही आ रहा है, पता नहीं तब क्यों गलत आया। फिर से एक बार दिखा देते तुम लोग को। 1.15 डिवाइड इक्वल 0.8695 m प्लस, फिर इक्वल 0.7561 m प्लस, फिर इक्वल 0.6575 m प्लस, फिर इक्वल 0.5717 m प्लस, फिर इक्वल 0.4971 m प्लस, फिर एमआरसी। तो ये 3 पॉइंट ही आ रहा है। एक बार चेक करो तुम लोग का, एमआरसी करने पे ये नहीं आ रहा है 3.3521। मतलब यहाँ तो मैंने 4 डिजिट लिखा है, लेकिन कैलकुलेटर में तुम लोग पूरा लिख के करो, जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं। रुको, अगर नहीं समझ में आ रहा है हम यहाँ पर दिखाते हैं, होगा कि नहीं देख लेते हैं। 1.15, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 1.15 डिवाइड इक्वल। अच्छा, यहाँ डिवाइड देने से कुछ और आ जा रहा है, चलो इक्वल दबाते हैं, ये देखते हैं। हाँ अब आएगा, ठीक है। हर एक कैलकुलेटर का फंक्शन एक जैसा नहीं होता। ये इक्वल हो गया, मेमोरी प्लस एक बार, फिर इक्वल दूसरा बार, मेमोरी प्लस, फिर इक्वल तीसरा बार, मेमोरी प्लस, फिर इक्वल चौथा बार, मेमोरी प्लस, फिर इक्वल। ये हो गया 5th टाइम, मेमोरी प्लस इक्वल। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एमआरसी करेंगे, देखते हैं लास्ट वाला क्या यही आना चाहिए था। 1 मिनट, 497, ये एक मैंने शायद ज्यादा कर दिया है, देख लेते हैं। 497, हाँ एक बार ज्यादा कर दिया, एक बार ज्यादा कर दिया, थोड़ा ज्यादा दिखेगा। नहीं ठीक है, 3.352। अच्छा सही किया था, 5 ही बार किया था। 1 2 3 4 5, ये देखो यहाँ शो हो रहा है 5 ही बार किया है। यहाँ पर पहला वाला फैक्टर निकला, ये देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। और जब एमआर करेंगे ना, एमआरसी कर दिया तो ये आ जाएगा। देखो तुम लोग भी करके देखो, 5 बार तुम लोग के कैलकुलेटर में इस तरह से हो जाएगा। और जिन लोग के कैलकुलेटर में 1.15 डिवाइड करने से 1 दिख रहा है, वो लोग फिर से एक बार डिवाइड लगा दो तो आ जाएगा। ये देखो ये वाला 1.15 डिवाइड इक्वल करने से 1 आया, फिर से एक बार इक्वल किया तब जाके ये वाला आया। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, ये ऐसे ही दिख रहा है। फिर एमआरसी करो, ये आएगा। देखो एक बार आ रहा है कि नहीं, 3.3521 आ रहा है कि नहीं, देखो चेक करो। और इसका इंटू करके देखो कितना आएगा, 72917, देखो वही आ जाएगा, 2,44,429। ठीक है, 2,44,429। ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की वजह से 3.352। हाँ 3.3522, और इसमें ये ऐड इंटू कर दो, देखो वही गुडविल का वैल्यूएशन वही आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की वजह से यहाँ 26 रुपए या 29 रुपए आए हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, वो पॉइंट की वजह से चेंज हो रहा है, लेकिन ये हम लोग शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 रुपीज अगर 15% डिस्काउंट होगा तो 5 साल बाद 1 रुपए का वैल्यू 5 रुपए नहीं 3.3522 हो जाएगा, क्योंकि पैसे का वैल्यू दिन ब दिन कम होते जा रहा है। कैसे, 15% के हिसाब से। तो अगर 1 रुपए का वैल्यू इतना हो जाएगा 5 साल बाद, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये। तो गुडविल का वैल्यू भी चेंज होके ये हो जाएगा। अगर इसको करोगे तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, इसको करोगे तो सिंपली हो जाएगा। बाकी मैंने दोनों तरह से ही बताया, लेकिन अगर कैलकुलेटर में करोगे तो इजीली कर पाओगे। अगर एन्युटी मेथड आ जाता है तो तुम लोग को इसी तरह से करना पड़ेगा। तो इसी तरह से तुम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हो, फिर उसमें ये इंटू कर देना। ये पूरा डिटेल्स वाला करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर एन्युटी मेथड पूछे तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, बट हाँ कैलकुलेटर में सबका होना चाहिए, नहीं तो क्या इतना सारा कैलकुलेशन बैठ के एक एक लाइन करोगे तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कैलकुलेटर में तुम लोग इसको करो, फटाफट होगा। और मैंने दिखाया भी कैसे करके होगा। अगर नहीं हो रहा है किसी का तो बोल सकते हो, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हम बता देंगे। अच्छा, अब बोल रहा है कैपिटलाइजेशन बेसिस, लास्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन कैपिटलाइजेशन, ये लास्ट पॉइंट है। तो कैपिटलाइजेशन बेसिस यहाँ पर लिखते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन कैपिटलाइजेशन बेसिस। अब कैपिटलाइजेशन बेसिस क्या होता है, देखो यहाँ पर इन्होंने कितना कैपिटल लगाया है, ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, है ना। इन लोगों ने, ये जो बिजनेस फर्म है, इन्होंने कुछ कैपिटल लगाया है इतना, ठीक है, 100166667, ठीक है, ये कैपिटल लगाया है। ये कैपिटल लगा के जहां बाकी लोगों को ये रिटर्न हो रहा है, ये कैपिटल लगा के इनको रिटर्न कितना हो रहा है, ये वाला, है ना। ये देखो तुम लोग के कॉपी में तो लिखा हुआ होगा ना डेटा, ये देखो हम बताते हैं। ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म है, इन्होंने कितना कैपिटल लगाया है, ये देखो इन्होंने कैपिटल लगाया है
सॉरी 1001667, देखो ये कैपिटल इन्होंने लगाया है और रिटर्न कितना मिला है इन लोग को, अमाउंट में अगर रिटर्न देखोगे तो इनको रिटर्न मिला है 323333, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट मिला है, ठीक है। अच्छा, जबकि नॉर्मल रिटर्न मार्केट में क्या है 25%, नॉर्मल रिटर्न है मार्केट में 25%, ठीक है। अच्छा, अगर नॉर्मल रिटर्न 25% है तो कितना कैपिटल लोगों को लगाना पड़ेगा, एक बार सोचो कि इन्होंने इतना रिटर्न कमाया इतना कैपिटल लगा के, लेकिन नॉर्मल रिटर्न है 25%, तो इसका मतलब 100 रुपए लगाने से 25 रुपए रिटर्न मिलते हैं। अगर 100 रुपए लगाएंगे तो 1 रुपए रिटर्न मिलेंगे अगर 100/25 लगाएंगे, और अगर किसी को 3,23,333 रुपीज का रिटर्न चाहिए मार्केट में इसी बिजनेस में जो कि 25% रिटर्न देता है, तो हमें कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा बताओ। हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, इसका मतलब कितना कैपिटल हो रहा है, 1,29,333 देखो इतना आ रहा है, इतना आ रहा है कि नहीं। देखो ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि मार्केट में इस बिजनेस का रिटर्न चल रहा है 25%, यानी 25 रुपए रिटर्न मिलेगा अगर हम लोग कैपिटल 100 रुपए लगाएंगे। तो अगर किसी को 3,23,333 रिटर्न चाहिए तो उनको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, 12,93,332, जबकि यही वाला रिटर्न इन्होंने जनरेट किया ये कैपिटल लगा के, ये कैपिटल लगा के, कम कैपिटल लगाया, ठीक है। कितना कम लगाया बोलो, कितना कम कैपिटल से काम हो गया, इन्होंने कितना कम कैपिटल लगाया, ये माइनस करने से पता चल जाएगा। डिफरेंस इन कैपिटल, ये देखो डिफरेंस इन कैपिटल कितना हो रहा है, 129,333 माइनस 100,166,7, 2,91,665। हाँ 2,91,91 ना, 2,91,665। तो इतना कैपिटल कम लगाने के बाद भी इनको वही रिटर्न मिल रहा है जो रिटर्न किसी और को मिलेगा इतना कैपिटल लगा के, ठीक है, इतना कैपिटल लगा के। तो ये जो कैपिटल हम लोगों को अगर यही प्रॉफिट मार्केट में कमाना है तो ये एक एक्स्ट्रा कैपिटल लगाना पड़ेगा जो इनको नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसी को बोला जाता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन कैपिटलाइजेशन बेसिस, मतलब यही इनका क्या हो गया, गुडविल हो गया, जो डिफरेंस इन कैपिटल आ रहा है। यहाँ पर अमाउंट थोड़ा अलग है, देखो हम इस तरह से समझा देते हैं तो तुम लोग क्लियरली और भी समझ जाओगे। जैसे मान लो किसी ने 100 रुपए कैपिटल लगाए और इनको रिटर्न मिला 20 रुपया, ठीक है। अच्छा, फिर और एक जन है, उन्होंने भी लगाया, उनको भी रिटर्न मिला सपोज 20 रुपए, ठीक है, लेकिन इन्होंने कैपिटल लगाया 120 रुपए। तो एक चीज सोचो, इनको 100 रुपए कैपिटल लगा के 20 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, सेम बिजनेस में इनको भी 20 रुपए का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन कितना कैपिटल लगा के, 120 कैपिटल लगा के। तो ये कितना एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रहा है बोलो, ये कितना एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रहा है, 20 रुपीज। और ये वही 20 रुपीज नहीं भी लगा के सेम रिटर्न जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये 20 इसको भी एड ऑन है, लेकिन इसको लगाना नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि 20 का इसका क्या है, यही 20 इसका क्या हो जाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन, मतलब कम कैपिटल लगा के सेम इनकम कर रहा है तो गुडविल जनरेट किया होगा, इसीलिए इसके पास ज्यादा कस्टमर आता है, इसीलिए इसको कम पैसे लगा के ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ऑब्वियस सा बात है। तो इसका मतलब ये जो 20 इसको एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है सेम रिटर्न, इसके अकॉर्डिंग रिटर्न पाने के लिए, तो इसको बोला जाता है इसका गुडविल। जैसे देखो, अगर किसी ने बचपन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है, ठीक है, ये मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़े होकर अपना जो पढ़ाई का ये है उसको अच्छा नहीं कर सकता, ये नहीं बोल रहे। लेकिन अगर किसी ने एकदम बचपन से, जैसे मान लो किसी ने अपना हैंड राइटिंग बहुत अच्छा किया है बचपन से, लेकिन जैसे मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो जैसे बचपन से किसी ने अगर अपने हैंड राइटिंग में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है तो बड़े होके उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो लिखाई होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, सबको समझ में आएगा, देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ये क्या लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है। जैसे मुझे खुद का लिखाई कभी कभी मतलब ये लगता है कि पता नहीं क्या लिख दिया, मतलब हैंड राइटिंग मेरा इतना ही खराब है,
तो वैसे ही अगर हम लोग बचपन से इस पे मेहनत करेंगे तो बड़े होके इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली पढ़ाई का भी सोच लो, अगर हम लोग बचपन से अपना बेस अच्छा रखेंगे तो बड़े होके वही छोटे छोटे चीजों के ऊपर हमें ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि बचपन का पढ़ाई जो है वही तो हमारा अभी भी काम में आता है ना, वही एडिशन है, वही एबीसीडी है, ठीक है। तो अलग से तो कुछ करना नहीं है, बस उसमें ऐड होते जाता है। तो अगर हम लोग अपना बेस को ही खराब कर लेंगे तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगा। अगर बेस अच्छा रखेंगे तो आगे जाके वो हमें बेनिफिट देगा। तो इन्होंने अपना गुडविल क्रिएट किया है मेहनत से, तभी कम लगा के ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो इसको बोला जाता है कैपिटल से कंपेयर कर रहे हैं कि इसने 120 लगाया, इसने 100 लगाया, तो 20 रुपए का क्या हो गया गुडविल, जो इसने एक्स्ट्रा लगा रखा है पैसा। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने वही निकाला कि इतना रिटर्न पाने के लिए इसको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। जैसे ये मान लो मिस्टर ए है, ये 100 लगा के 20 कमाता है, मिस्टर बी भी बोल रहे हैं मुझे भी 20 रुपए कमाने हैं, लेकिन भाई तुम 100 रुपए से नहीं कमा सकते, तुम्हारा गुडविल नहीं है, तुम्हें 120 लगाना पड़ेगा। तो तुम जो 20 एक्स्ट्रा लगा रहे वही तो मिस्टर ए का गुडविल है, उनको नहीं लगाना पड़ता है। वही चीज यहाँ पर कैलकुलेट हुआ कि रिटर्न 3,23,333 है। यही रिटर्न 25% के हिसाब से अगर किसी को कमाना है तो उसको इतना कैपिटल लगाना पड़ेगा, जबकि इन लोगों ने इतना कैपिटल लगाया। तो जो दो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कैपिटल का, वही क्या होता है, गुडविल होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है, फॉर्मूला वाइज अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो वही किया है मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड ये देखो, ये माइनस किया है 1001667, ये कैपिटल एम्प्लॉयड था 1001667। नॉर्मल रिटर्न कितना था 25%, ठीक है। और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यहाँ पर वेटेड एवरेज करके हम लोगों ने निकाला था, दैट इज ये वाला था, ठीक है। ये जो आया था 3,23,333, तो 3,23,333 ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया, ठीक है। फॉर्मूला इसी तरह से बना हुआ है। अब देखो यही मैंने किया 3,23,333 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 ऊपर है, इसका मतलब ही तो 25% हो गया। 25% मतलब 25/100, 100 ऊपर चला जाएगा ना, जो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस का रूल्स होता है। तो ये हो गया, इसका मतलब ही तो 25% है, ऊपर 100 है मतलब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। ये मैंने कंसेप्ट वाइज तुम लोग को समझा दिया कि कैपिटलाइजेशन में कैसे हम लोग गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं कैपिटल के बेसिस में, मतलब किसने कितना कम कैपिटल लगा के सेम उतना ही रिटर्न कमाया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने देखो सारा का सारा मेथड जो है ये एक ही क्वेश्चन से हम लोगों ने कर लिया, 4 मेथड, एक वेटेड एवरेज, एक वेटेड एवरेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक एनुइटी और एक कैपिटलाइजेशन बेसिस। अच्छा, यहाँ पर और एक क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, और एक क्वेश्चन है देख लो, एक्स एंड वाई आर पार्टनरशिप हैविंग कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 60,000, 80,000 and 20,000 respectively, and a profit sharing ratio 4:1. Z is admitted for 1/5 share in the profit of the firm and he pays 30,000 as capital. Find out the value of goodwill. ये hidden goodwill वाला क्वेश्चन हो गया, जो आज ही हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया, कुछ वैसा ही है ना। तो इसमें तुम लोग बताओगे कितना होगा गुडविल, तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ। आज ही हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया उसके साथ इसका कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हम लोगों ने क्लास के स्टार्टिंग में ही किया, सेम वैसा ही मैम क्वेश्चन। उसके शेयर को हाँ उल्टा कर देने से निकल जाता हाँ करके बताओ तुम लोग कितना है आंसर आएगा, कैपिटल से। कितना आंसर आ रहा है बताओ। कैलकुलेटर में ही हो जाएगा, नहीं तो कॉपी में भी लिख के कर सकते हो। बताओ कितना आ रहा है। 1,50,000। हाँ ये तो 1,50,000 गुडविल पूछा है ना, और पहले 1,50,000 हाँ गुडविल तो नहीं है। 1,30,000 20,000 है ना। 20,000 करेक्ट, गुडविल आएगा 20,000। देखो कैसे होगा, ये एकदम आज स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए थे वैसा ही क्वेश्चन है। ये देखो इन ए बी और सी तीनों का कैपिटल सी के एडमिशन के बाद कितना बन जाना चाहिए, सी के एडमिशन के बाद बन जाना चाहिए 80, 20 और 30। ये देखो 80, 20 और 30 ये बन जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1,30,000, ठीक है। जबकि सी के लिए, सी के पास जितना कैपिटल के लिए पैसा मांगा गया है 30,000, वो कितने प्रॉफिट के लिए है 1/5। तो अगर ये 1/5 का इक्विवेलेंट है, देयरफॉर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। तो हिडन गुडविल कितना हो जाएगा, हिडन गुडविल तो 1,50,000 माइनस 1,30,000,
30। आज हम लोग स्टार्टिंग में ही ये वाला क्वेश्चन किए थे, थोड़ा सा बस यहाँ पर अमाउंट अलग है। मेरा जो ये पीडीएफ का क्वेश्चन था उसमें अमाउंट अलग है, इस पीडीएफ में अलग है। यही पूछा है कि गुडविल क्या होगा बताओ। अच्छा, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, देखो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो पिछले वाले क्वेश्चन ये जो था ये क्वेश्चन इजी है। इसके पहले वाला मैंने जो तुम लोग को क्वेश्चन करवाया ना वहाँ कैपिटल का एवरेज भी नहीं दिया हुआ था, तो मैंने एवरेज भी करके दिखाया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, लेकिन यहाँ दे दिया है। अच्छा बात है, एवरेज कैपिटल दे दिया है 7 लाख। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म पास्ट 3 ईयर्स, लेकिन हमें 3 साल का अलग अलग नहीं चाहिए होता है, हमें उसका एवरेज चाहिए होता है। तो हम लोग इसका एवरेज करेंगे प्रॉफिट का। अब वेटेड करना है कि नहीं करना है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। अगर हम लोग रिटर्न देखें इस बिजनेस का, रिस्क विस्क सब जोड़ के है 18%, ठीक है। एक रिस्क भी तो होता है ना, तो 18% का रिटर्न है। फेयर रेमुनरेशन टू द पार्टनर्स फॉर देयर सर्विस 12,000 पर एनम, मतलब पार्टनर लोगों को रेमुनरेशन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, जो भी पार्टनरशिप डीड में डील हुआ होगा उस बेसिस पे। तो यहाँ पर पार्टनर लोगों को रेमुनरेशन दिया जाता है। तो पार्टनर लोगों को जो भी पेमेंट होता है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन होता है, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये सब तुम लोगों ने 12 में ये टर्म पता होगा, तुम लोग 12 में सबका पार्टनरशिप रहता है, कोई भी बोर्ड से पढ़ो पार्टनरशिप तो रहता ही है। फिर भी अगर याद नहीं है तो हम बताते हैं, जो बिजनेस का खर्चा है वो पीएल में रिकॉर्ड होता है, इनकम बिजनेस का या खर्चा, और पार्टनर से जो भी लेना या देना है उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किया जाएगा। सन्ड्री एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल दिया हुआ है इतना, सन्ड्री लाइबिलिटीज इतना दिया हुआ है। हमें गुडविल को वैल्यू करना है एट 2 ईयर्स परचेज, गुडविल का वैल्यूएशन करके दिखाना है 2 ईयर्स परचेज के हिसाब से, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 ईयर्स हो जाएगा। अच्छा, और प्रॉफिट कौन सा लेना है, सुपर प्रॉफिट, बस। तो हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये देखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है और इन्होंने क्या प्रॉफिट कमाया है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जो गैप आएगा, वही सुपर प्रॉफिट होगा। तो इन्होंने क्या प्रॉफिट कमाया है वो दिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने क्या प्रॉफिट कमाया है वो दिया हुआ है। तो इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर लिखते हैं ईयर 1 2 3 प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है। प्रॉफिट गिवन है 1,47,600, 1,48,100, 1,47,600, 1,48,100 और कितना था 1,52,500। अच्छा, 1,52,500। अच्छा, अब देखो मैंने जब तुम लोग को यहाँ पर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है इसके बारे में लिखवाया था, तब यहाँ पर देखो एक नोट लिखवाया था, ये देखो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें लेना है। अगर कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब प्रिंसिपल एरर हो सकता है, हम लोगों ने फर्नीचर को एक्सपेंस दिखा दिया, ये सब जो भी रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है, ऐसा कोई एरर अगर क्वेश्चन में है, अकॉर्डिंग टू दैट एरर हम लोग इसको एड या लेस करेंगे। एड या लेस कब होता है, रेक्टिफाई कर देने के बाद एरर, अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो, मतलब पहले कम था अब ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से हम लोग को प्लस या माइनस करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया सपोज, क्योंकि हम लोगों ने एसेट को एसेट नहीं दिखाया था, तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था, तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, एरर को रेक्टिफाई करने के बाद उतना से हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग इनकम कोई है तो उसे माइनस कर देंगे, जैसे लॉटरी वगैरह जीत लिया, नॉन ट्रेडिंग इनकम। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस अगर कोई है तो उसे ऐड करेंगे। एबनॉर्मल लॉस जैसे आग लग गया, चोरी हो गया, ये सब हमारा ऐड हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल गेन कोई है तो उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। रास्ते में निकले थे, अचानक से 1 लाख रुपए का गड्डी मिल गया, तो अगर ये कोई रख लेता है, जो वैसे ये अनएथिकल है, लेकिन हम जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं कि अगर एबनॉर्मली हमें कोई गेन हो गया, जैसे बिजनेस में नॉर्मली होता नहीं, तुम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में भी देख रहे हो एबनॉर्मल गेन का बात, ये नॉर्मली ऐसे नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने वो ऐसा एक एग्जाम्पल दिया, तो ये एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। इसके बाद मिलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट, और फ्यूचर में कोई इनकम या एक्सपेंस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो हमें ऐड या लेस करना पड़ेगा। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स देने के बाद फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये आ जाएगा। तो कोई भी एडजस्टमेंट होता है तो वो हमें करना पड़ता है। अब यहाँ पर इसको बंद करते हैं। अच्छा, ये देखो अब यहाँ पर दिखा रहा है कि
रेमुनरेशन पार्टनर लोगों को दिया गया है 12,000 पर एनम, मतलब हर एक साल 12,000 करके पे किया गया है। इसके बारे में ये बता रहा है, मतलब इसका ट्रीटमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने पार्टनर लोगों को, मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर लोगों को कोई भी खर्चा पे कर रहा है तो प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर हम कम होगा तो हम लोग इसको कम करेंगे, इसको बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, प्रॉफिट को सही करेंगे, तो हर एक जगह से -12,000 कर देंगे, तो 1,47,600 -12,000, तो हमें एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना हो रहा है देखो, $1,47,600 -12,000, 1,35,600, 1,48,100 -12,000, 1,36,100, 1,36,100, 1,52,500, 32 नहीं, 1,40,500, हाँ 1,40,500, लास्ट वाला। हाँ 1,40,500। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर लिया। क्या और कुछ रेक्टिफाई करना पड़ेगा, चेक करते हैं। कैपिटल बोला है तो कैपिटल तो प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं होता है, और कुछ एसेट लाइबिलिटी नहीं, और तो कुछ एडजस्ट होने वाला है नहीं, तो हमें एडजस्टेड प्रॉफिट मिल गया। अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। अब क्वेश्चन में देखो हमें वेटेड एवरेज तो नहीं बोला है, लेकिन अगर हम लोग लगा भी लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, हमें ट्रेंड दिख रहा है। अगर हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे तो थोड़ा सा आंसर जो बुक में है, ये तुम लोग के बुक का ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा डिफर करेगा, और अगर हम लोग एवरेज लगाएंगे तो डिफर नहीं करेगा। अब तुम लोग का क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम एग्जाम में कुछ नहीं बताएगा तो हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ अगर नहीं बताएगा तो हम लोग सिंपल एवरेज ही करेंगे, और अगर ट्रेंड दिख रहा है, देखो ऐसे एक्चुअली होना तो ये चाहिए, लॉजिकल ये है कि अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई हो रहा है, ये तुम लोग लिख सकते हो अपने समझने के लिए, ट्रेंड अगर आइडेंटिफाइड हो रहा है तो देन ऑलवेज गो फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, ट्रेंड आइडेंटिफाइड यस, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अगर नो अगर नहीं हो रहा है तो उस केस में हो जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन हमें कुछ बोल दे तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन अगर कुछ स्पेसिफाई कर दे तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि हमें कौन सा मेथड लेना है, देखो कुछ नहीं बोला है, बोल रहा है कि गुडविल वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज। तो इस केस में तुम लोग सिंपल एवरेज लोगे तो भी तुम लोग का आंसर सही मानना पड़ेगा, उन लोगों को वेटेड एवरेज लोगे तो भी सही मानना पड़ेगा, और बाई चांस अगर एमसीक्यू आता है तो वो तो तुम लोग ऑप्शन से ही समझ जाओगे कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक बार इसको सिंपल एवरेज ही कर लेते हैं। चलो इसका टोटल बताओ कितना होगा, 1,35,600, 4,12,200, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज निकालेंगे, एवरेज 4,122,00 डिवाइडेड बाई 3, 1,37,400, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होगा, सुपर प्रॉफिट मतलब इन्होंने जितना प्रॉफिट कमाया है माइनस नॉर्मली लोग जितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, ऐसा कैपिटल लगा के 7 लाख लगा के कितना कमा सकते हैं, 18%। 7 लाख लगा के 18% कमा सकते हैं, तो 18% जो है वो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, कम ही होगा, तभी तो इनका गुडविल है। चेक करो, 7 लाख अगर मार्केट में कोई लगाएगा इन लोगों की तरह 18% के हिसाब से 1,26,000 कमा पाएगा। तो उस केस में हमारा सुपर प्रॉफिट हो जा रहा है 11,400, ठीक है। ये सुपर प्रॉफिट हो गया। ये देखो ना, कैपिटल अगर 7 लाख लगाएंगे तो 18% के हिसाब से मार्केट में जो लोग है वो लोग इतना कमा पाएंगे, और इन्होंने इतना कमा लिया यही पैसा लगा के, ठीक है। ये पैसा इन्होंने लगाया, यही तो क्वेश्चन में बताया जाता है, और नॉर्मल रिटर्न बताया जाता है। तो इस पे 18% के हिसाब से अगर रिटर्न कैलकुलेट करेंगे वो इतना होना चाहिए, जबकि इन्होंने इतना कर दिखाया, तो ये ज्यादा हो गया, दैट इज सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, तो सुपर प्रॉफिट ये हम लोग कितने साल तक देख पा रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज, और वो 2 दिया हुआ है, तो इनटू 2, तो गुडविल हो जाएगा 22,800। तो ये तुम लोग के मैथ से ही था क्वेश्चन, 22,800 ये हमारा गुडविल का वैल्यूएशन हो गया। बाकी जो इंफॉर्मेशन है इसका कोई काम नहीं है, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका अभी कोई जरूरत नहीं है।
अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग इसके आगे एक एग्जाम्पल था, ये देखते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन था, इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, Anik and Bablu were carrying on business in partnership, sharing profit and losses 3:2. On December 31st, 2017, their balance sheet was as follows. अच्छा, अब यहाँ पर दिया हुआ है चारू, इन्होंने चारू को एडमिशन लिया है 1 Jan 2018, ठीक है। और चारू कितने के लिए एडमिट हुई है, 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। चारू वुड ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल, ही वुड नॉट बी एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश फॉर 10,000। अब ये जो है, ये अपना गुडविल कैश में नहीं ला पा रही है, गुडविल का हिस्सा नहीं ला पा रही है, कैपिटल ला रही है। द बुक वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय 10,000, दैट ऑफ furniture would be reduced by 10,000 and stock would be reduced by 10%, and a provision for bad and doubtful debt at the rate of 5% on sundry debtor would be created. The actual liability of workman compensation fund is estimated of 2,000. Bank loan would be paid off. अब ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग धीरे धीरे समझते क्या है। देखो, तो सबसे पहला बात है, कोई भी पार्टनर अगर एडमिट लेता है तो उसमें हमारा रेशियो का चेंजेस होता है। और अगर हम लोग अपने एसेट को रीवैल्यू करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि इन्होंने अपना एसेट जो है, कुछ कुछ एसेट को रीवैल्यू किया, जैसे बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा दिया है, फर्नीचर के वैल्यू को कम कर दिया है, स्टॉक को भी कम कर दिया है, डेटर का प्रोविजन 5% क्रिएट कर दिया है। तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, अगर हम लोग अपना कोई भी एसेट या लाइबिलिटी, चाहे वो करेंट एसेट हो, फिक्स्ड एसेट हो, या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो, कैसा भी हो, अगर हम लोग उसमें कोई चेंजेस ला रहे हैं, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, रिटायर होता है या फिर डेथ होता है, कुछ भी हो, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग एसेट का रिवैल्यूएशन करते हैं, देन हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। ये क्या अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ठीक है। अब हम तुम लोगों से पूछेंगे, तुम लोग खुद ही बताना, एंट्री तुम लोग खुद बता पाओगे। जैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है, तो ये प्रॉफिट का बात है कि लॉस का बात है। अगर हमारा एसेट बढ़ रहा है तो ये प्रॉफिट का प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो मेरा प्रॉफिट का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जैसे पीएल में क्रेडिट होता है, 2 PL होता है, उसी जगह 2 रिवैल्यूएशन होगा। और लैंड एंड बिल्डिंग अगर बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब बढ़ कैसे सकता है, या तो खरीद रहा है या तो रिवैल्यू कर रहा है। अगर खरीद रहा है तो 2 कैश, और अगर रिवैल्यूएशन की वजह से हो रहा है तो इसके जगह 2 रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंट्री बाई लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, बाई लैंड एंड बिल्डिंग, पोस्टिंग हो जाएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग। हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना इन्होंने इंक्रीज किया है, इंक्रीज बाई 10,000, ठीक है। मतलब 10,000 रुपए से, बाई का मतलब होता है 10,000 रुपए से, ठीक है। 10,000 रुपए से इन्होंने इंक्रीज किया, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 10,000। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज अमाउंट आता है, पूरा नहीं आता है। 40,000 था, 10,000 से इंक्रीज किया, मतलब फ्यूचर में लैंड बिल्डिंग 50,000 का दिखेगा। नाउ फर्नीचर वुड बी रिड्यूस्ड टू, यहाँ पर देखो ये था इंक्रीज्ड बाई, ये लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ता है, बाई और टू में मतलब अलग हो जाता है। ये बढ़ाया गया था 10,000 रुपए का, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं रिड्यूस टू, कम करके 10,000 तक किया गया है। रिड्यूस टू मतलब ये कम करके 10,000 किया गया है। फर्नीचर कितना था, 10,600, ये रिड्यूस कर दिया गया है 10,000 तक, 10,000 से रिड्यूस नहीं हुआ है। 10,000 से रिड्यूस होता तो 600 रुपए फर्नीचर का वैल्यू बचता। रिड्यूस टू का मतलब ये यहाँ पर आके रुक गया है वैल्यू, यहाँ तक रिड्यूस टू, यहाँ तक 10,000 हुआ है। तो बताओ फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ है, तो कम होने से प्रॉफिट है कि लॉस, लॉस है। लॉस है। तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्या हो जाएगा, फर्नीचर, फर्नीचर। फर्नीचर अब कितना 600। कम हुआ है, 600, ठीक है। तो रिड्यूस टू और रिड्यूस्ड बाई, इंक्रीज टू इंक्रीज्ड बाई, ये मतलब हमें ध्यान रखना है। स्टॉक वुड बी रिड्यूस्ड बाई 10%, मतलब 10% से कम करना है। तो स्टॉक जितना है 10% कम करो। तो पहला बात है, स्टॉक कम करने से प्रॉफिट है कि लॉस, ऑब्वियसली लॉस है। स्टॉक लॉस है। कम होगा, एसेट है ना, एसेट जब भी कम होता है वो लॉस ही होता है। 10% कम करना है, 38,500 का 10%, 3850, 3850।
अच्छा, अब प्रोविजन हुआ है, देखो डेटर भी तो हमारा करेंट एसेट होता है ना, तो डेटर में प्रोविजन क्रिएट करना है कितना 5%, तो ये भी हमारा लॉस का बात है। अगर हमारा डेटर कम हो जा रहा है ना, प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब है हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमें उतना पेमेंट नहीं मिलेगा, तो जितना प्रोविजन होगा वो हमारे प्रॉफिट को कम करता है। पीएल में भी तो लिखते हो 2 PBDD, तो उसके जगह यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा 19,000 का 5%। 950 मैम 5%। अच्छा 950 हो गया। अब देखते हैं कोई एसेट है क्या, लाइबिलिटी है। देखो, द एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज एस्टिमेटेड 2000, ये पॉइंट अलग हो जाता है, इसको समझते हैं। देखो ये क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिख रहा है इधर 12,000। फंड का मतलब है कि फ्यूचर की कोई भी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए हम लोग फंड बना सकते हैं। जैसे देखो, मतलब फ्यूचर का लाइबिलिटी या कोई लाइबिलिटी होगा हमें पता है, तो उसके लिए हम लोग फंड बनाते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड मतलब कंपेंसेशन फंड होता है। और भी अलग अलग तरह का फंड होता है। जैसे फैक्ट्री में कोई भी वर्कर काम करेगा तो वो चोटिल हो सकता है, ये नॉर्मल सा बात है, उसे चोट लग सकता है, ये सबको पता है। और चोट ज्यादा कम लग सकता है, उस बेसिस पे कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा उस वर्कर को ठीक करने के लिए, उसका जितना भी पेमेंट वगैरह है हॉस्पिटल का करना पड़ेगा। तो उन लोगों को अभी से उसके लिए क्या बना के रखना चाहिए, फंड बना के रखना चाहिए। तो उन्होंने फंड बनाया था 12,000 का, जबकि उस फंड से कितना पैसा इस साल यूटिलाइज होगा, एक्चुअल लाइबिलिटी मतलब एक्चुअल में कितना पैसा लगा, 12,000 का फंड बना था, 2,000 का ही एक्चुअल यूटिलाइजेशन हुआ, बाकी बचा कितना, इसका मतलब 10,000 बचा हुआ है। ठीक है, 10,000। बाकी हाँ 10,000 बचा हुआ है। अब अगर कोई फंड बनाया हुआ है और उसका पैसा बच जाता है, इस बार पूरा यूटिलाइज नहीं होता है, और कोई भी पार्टनर एडमिशन ले रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है कि डेथ हो रहा है, तो ये पूरा फंड का पैसा, जो भी फंड हो, चाहे वर्कमैन कंपेंसेशन हो, चाहे रिजर्व फंड हो, कुछ भी हो, सारा प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व फंड, ये सब ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसीलिए इसका इफेक्ट, ये लाइबिलिटी तो है लेकिन इसका इफेक्ट कहाँ नहीं आता है, इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि कोई भी, यहाँ पर तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर लिखवा देते हैं। ये देखो, जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है या फिर एडमिशन होता है, तो कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जो कि पहले से बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, किसी भी तरह का रिजर्व, किसी भी तरह का फंड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो टू देयर कैपिटल, उनके कैपिटल में ये चला जाएगा। ठीक है, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसीलिए ये कैपिटल अकाउंट में दिखेगा। इसका मतलब इसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं दिखेगा। अच्छा, और बैंक लोन जो है, बोला गया है कि बैंक लोन पे कर दिया है, ठीक है, तो वो तो पेमेंट हुआ है, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि लाइबिलिटी कम हुआ है, नहीं, लाइबिलिटी हम लोगों ने पे कर दिया है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैंक लोन लाइबिलिटी है लेकिन ये भी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ये अपना लाइबिलिटी जो है ये पे कर रहे हैं, ये कम या ज्यादा नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो DEFG, ये सारा पॉइंट मैंने समझा है। नाउ बी वाला पॉइंट में बोला इन्होंने कैपिटल लाया था चारू ने, तो उसका एंट्री क्या होगा, कैश टू कैपिटल की तरह, तो कैश टू चारू कैपिटल हो जाएगा। और ये प्रॉफिट का शेयरिंग है, 10,000 गुडविल के लिए लाना चाहिए था जो नहीं ला पा रहे हैं, बस इतना ही है। तो रिवैल्यूएशन में तो और कुछ नहीं आएगा। अब रिवैल्यूएशन में चेक करते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो मुझे लगता है बैलेंस इधर आ रहा है। $4,600 आ रहा है। ठीक है, 4,600, तो बैलेंस अगर इधर आ रहा है, ये टू साइड है, टू लिखेंगे, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो इसमें प्रॉफिट या लॉस आ सकता है जो कि पार्टनर लोगों में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये फर्नीचर वगैरह को कम या ज्यादा कौन कर रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल। नाम क्या क्या है पार्टनर का, अनिक और बबलू, अनिक और बबलू, इन दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा अपना जो एग्जिस्टिंग इन लोग का रेशियो था उसमें, दैट इज 3:2 में। तो 3:2 में इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 into 3, 2760 2760 और दूसरे वाले का 1840। 1840।
तो ये हो जाएगा, दोनों का मिला के ये हो गया 4600। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, ये एग्जांपल से हम लोगों को पता चला। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये देखो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। पार्टनर ने एडमिशन लिया है तो कैपिटल में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अनिक, बबलू और चारू, अनिक, बबलू और चारू। तो पहले से जो कैपिटल था, क्योंकि अब पुराना वाला बैलेंस शीट तो रहने वाला है नहीं, तो पहले से जो कैपिटल था उसको ब्रॉट डाउन करो। तो बाई बैलेंस बीडी, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी होता है कैपिटल। 30,200, 35,400, 30,200, 35,400। सी कुछ कैपिटल तब नहीं था, एटलीस्ट बैलेंस बीडी तो नहीं था, बट उन्होंने कैपिटल लाया 30,000 और उसका एंट्री क्या होगा, कैश टू सीज कैपिटल। तो बाई कैश बोल के हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 30,000। अच्छा, रिवैल्यूएशन देखो कैपिटल में ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, क्योंकि पार्टनर लोगों का हर एक एडजस्टमेंट जो है वो कैपिटल के थ्रू से होता है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर मिल रहा है अनिक और बबलू को, तो इनका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इधर ही आएगा, क्रॉस पोस्टिंग से भी देख सकते हो या फिर लॉजिक लगा के भी सोच सकते हो। कैपिटल में प्रॉफिट आ रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा ना। फाइनल अकाउंट्स करते हो, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट करते हो, लॉस होता है कैपिटल लेस नेट प्रॉफिट करते हो। अगर प्लस करना है, कैपिटल इधर है तो इधर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 2760। अब हम लोग चेक करेंगे कोई रिजर्व, कोई भी तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस या फंड है कि नहीं। हाँ है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, जिसमें 12,000 में 2,000 यूज हुआ है। मतलब जिस पर्पस में फंड बनाया था उसमें 2,000 हम लोगों ने यूज किया, तो बचा कितना, 10,000। अब ये 10,000 पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2:3 ना कितना था, उसमें 10,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 3:2। अच्छा 6,000, 4,000, अच्छा 6,000 और 4,000, ये हो गया। कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 10,000। ठीक है, ये याद रखना है, जो यूज हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। अच्छा, अब 10,000 लाना था चारू को, 10,000 लाना था चारू को अपना गुडविल का हिस्सा, लेकिन चारू ने वो नहीं लाया। तो अगर चारू वो नहीं ला रही है तो चारू का वो गुडविल का हिस्सा क्या हो जाएगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे, अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं, या फिर गुडविल टेबल मैंने जो सिखाया था वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज होता है, देखो यहाँ पर अगर नया पार्टनर 1/3 रेशियो के लिए आ रहा है और पुराने पार्टनर किस तरह से अपना प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे ये नहीं बताया है, तो उस केस में हम लोग ये मान सकते हैं कि प्रीवियस के हिसाब से वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं अनिक, बबलू और चारू, ओल्ड रेशियो क्या था, ये देखो ओल्ड रेशियो था 3/5 और 2/5। चारू आ गई 1/5 के लिए। ठीक है, चारू जो है वो 1/3 के लिए, सॉरी 1/3 के लिए। तो रिमेनिंग कितना हुआ, बचा कितना, 2/3। अब ये 2/3 किसको जाएगा, ए और बी को जाएगा। ठीक है, मतलब अनिक और बबलू ये 2/3 कैसे अपने अंदर शेयर करेंगे, कुछ नहीं बताया है तो प्रीवियस के हिसाब से ही शेयर कर लेंगे। ठीक है, ये रूल्स होता है। तो ये 2/5 और ये कितना हो जाएगा 4/15। ठीक है, ये 4/15, तो ये नया रेशियो बनेगा ना, 2/5 और 4/15। तब इन लोगों का सैक्रिफाइस या गेन चेक करके देख सकते हो कितना आएगा, पता है, वही आएगा जो ये पहले इंजॉय कर रहे थे अब नहीं कर पाएंगे, यानी 3:2। देख लो तुम लोग, ये रहा नया वाला रेशियो, ये रहा पुराना वाला रेशियो, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, -1/5। ये नया वाला रेशियो, ये पुराना वाला रेशियो। ठीक है, तो ये 15, 4 और ये हो गया 6, तो यहाँ पर कितना हो गया -2/15 और ये कितना हो गया -1/15। तो ये मैंने कौन सा रेशियो लिखा है, न्यू माइनस ओल्ड, तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब सामने वाला वैल्यू क्या है, कम है या ज्यादा है। अगर मेरा माइनस करके माइनस में फिगर आ रहा है माइनस करने के बाद, तो मेरा सामने वाला वैल्यू कम है कि ज्यादा है। 2 - 5 करेंगे तभी ना -3 आएगा, तो सामने वाला वैल्यू कम होगा तभी तो आंसर माइनस में आएगा। अगर मेरा सामने वाला वैल्यू कम है तभी तो आंसर माइनस में आएगा, मतलब अभी कम प्रॉफिट मिल रहा है, पहले ज्यादा मिल रहा था। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब इसका रेशियो निकालो 1/5 और 2/15। अब दोनों जगह पे बेस बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो गया 3/15
15 और ये हो गया 2/15, तो ये 3:2। तो ये चीज नोट डाउन कर लो। अगर क्वेश्चन में हमें बता दिया है ओल्ड पार्टनर का रेशियो, नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है वो भी बता रहा है, लेकिन नया पार्टनर आने के लिए नया रेशियो क्या होगा ये नहीं बताया है, या फिर पुराने पार्टनर किस तरह से अपना रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये हमें नहीं बता रहा, और हम लोग पुराने मेथड से ही कर रहे हैं जो कि 3:2 था, कि पहले भी 3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अभी भी बचा हुआ प्रॉफिट 3:2 में ही करेंगे, बिकॉज फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देन ओल्ड रेशियो, देन क्या होता है, देन ओल्ड रेशियो इक्वल टू क्या हो जाता है, सैक्रिफाइस। हाँ, ओल्ड रेशियो जो है वही सैक्रिफाइसिंग हो जाता है इस केस में, ठीक है। अच्छा, अब 10,000 जो कि इनको लाना चाहिए था गुडविल के लिए, ये नहीं ला पा रहे, तो ये अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में फिलहाल इसका एक एंट्री करके रख देंगे, ये अपने कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 10,000, ये 6,000, और ये कितना हो जाएगा, 4,000, ठीक है। इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या होगा कि एंट्री क्या होगा, चारू को लाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चारू जो है वो नहीं ला पा रही है, तो फिर इन यहाँ पर क्या बोला है देख लेते। चारू वुड ब्रिंग 30,000, ये तो मैंने एंट्री कर दिया। ही वुड नॉट, अच्छा ये चारू लड़का है, ठीक है, तो इसने नहीं लाया। ही वुड नॉट बी एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश फॉर 10,000। तो अभी क्या होगा, चारू का जो कैपिटल है उसको हम लोग कम कर देंगे, ठीक है। तो वो नहीं ला पा रहा है तो चारू का कैपिटल को कम करना पड़ेगा। तो कैपिटल का कम करने का मतलब होता है डेबिट करना। चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू अनिक और टू बबलू, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये जो इनका हिस्सा था, चारू का जो हिस्सा था वो ये अपने कैपिटल में क्रेडिट कर लेंगे, दैट इज 6,000 और 4,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10,000। अब इसका पोस्टिंग हम लोग कैपिटल अकाउंट में करेंगे, तो इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो दो एंट्री आता है, C2A और एक बार आता है C2B। C2A कितना आएगा, 6,000 और C2B कितना आएगा, 4,000। ये चीज बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसको पोस्ट नहीं कर पाते कैपिटल अकाउंट में, तो ये ऐसे होगा C2A और C2B। तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे बाई सी, कैपिटल अकाउंट है ना, तो वहां पर सी का कैपिटल अकाउंट भी है, ए का भी है, सी का भी है, बी का भी है, तो C2B है, तो बाई C2A, ये देखो बाई सी और 2A, बाई सी मतलब चारू, और ये हो जाएगा 2A यानी टू अनिक, ठीक है। अनिक बोल के अनिक के घर पे तो नहीं आएगा, चारू के इसमें आ जाएगा, ठीक है। और चारू बोल के किस में आएगा, ये अनिक के साथ है तो ए के कॉलम में आ जाएगा, तो ये हो गया चलो 6,000, यहाँ पर हो गया 6,000। और दूसरा था चारू टू बबलू, तो टू बबलू, ठीक है, टू बबलू बोल के चारू के कॉलम में 4,000 और बाई चारू बोल के बबलू के कॉलम में 4,000, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं और कुछ बोला है, नहीं, बाकी तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। लोन पे ऑफ किया है तो कैश कम हो जाएगा। बाकी देखो पॉइंट ए का एडजस्टमेंट, बी का एडजस्टमेंट, सी डी ई, ठीक है, एफ कर लिया, बस जी का एडजस्टमेंट बाकी है। तो यहाँ तक एडजस्टमेंट कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये बंद कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे कि इनका कैपिटल कितना बच रहा है, ठीक है, इनका कैपिटल कितना बच रहा है। तो चेक करो, ए का कैपिटल पहले कितना था, ए ने स्टार्ट किया था 30,200 से, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, हाँ बताओ कितना हो रहा है, 44,960 आ रहा है। अच्छा, बैलेंस करके 44,960 आ रहा है। और इधर देखना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा जगह कम हो गया, तुम लोग कर लेना। 45,240 बी का, 45,240 और सी का 20,000 हो जाएगा, 30 और इधर 20,000। हाँ 20,000। ये कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल बन गया। अब हमें बैलेंस शीट भी बोला था, चलो एक बैलेंस शीट भी बना के दिखा देते हैं, बैलेंस शीट कैसे होगा। तो अभी तीन लोगों का कैपिटल है, अनिक, बबलू और चारू, ठीक है। चारू का अभी देखा मैंने 20,000 आया था, अच्छा बबलू का आया था 45, उसको मुझे निकला, उसको टू बैलेंस सीडी करके लिखेंगे ना, हाँ टू बैलेंस सीडी लिखेंगे, जो निकला ये क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है, जैसे ये ब्रॉट डाउन होता है तो बाई बैलेंस बीडी होता है। अच्छा, और एक जन का था 44,960, 44,960 प्लस 45,250, सॉरी 240 प्लस 20, 110200,
ये आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। हम लोग पुराना बैलेंस शीट देखेंगे। कैपिटल लिख लिया। बैंक लोन अगर रीपे कर दिया है, क्या बैंक लोन आएगा 20,000। अगर हम लोग बैंक लोन पे करते हैं, एंट्री क्या होगा, बैंक लोन टू कैश, कैश कम हो जाएगा और बैंक लोन चला जाएगा, तो क्या बैंक लोन लिखना पड़ेगा, बताओ। नो मैम, पे कर दिया था। हाँ, नहीं लिखेंगे, ये बैलेंस शीट से आउट। सन्ड्री क्रेडिटर का तो कुछ नहीं बताया था, तो सन्ड्री क्रेडिटर जैसा है वैसा ही रहेगा, 20,800। अच्छा, बिल्स पेबल एज इट इज रहेगा 10,000। बीपी बिल्स पेबल। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 12,000, लेकिन इसमें से 2,000 यूटिलाइज हो गया, ठीक है, और 10,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो यूटिलाइज हुआ उसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ये यूटिलाइज्ड हुआ है, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी की तरह दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज एस्टिमेटेड, मतलब फंड 2,000 का ही जरूरत है, बाकी नहीं जरूरत है, तो 2,000 का ही रखेंगे, बाकी तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर भी दिया। अच्छा, उसके बाद इधर देखते हैं, इधर लैंड बिल्डिंग, इसका वैल्यू कुछ बढ़ेगा। ये देखो, लैंड बिल्डिंग पहले था 40,000, अब रिवैल्यूएशन में देखो लैंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या हुआ है, डेबिट, मतलब बढ़ गया है 10,000 से, तो ऐड करेंगे 10,000, 50,000। अच्छा, उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर था 10,600 और इसका वैल्यू देखो यहाँ पर देखने से पता चलेगा, कम कर दिया गया है 600, कम कर दिया गया है 600, तो ये हो जाएगा 10,000। अच्छा, स्टॉक 38,500 था, 10% कम हो गया था, 3850। 34,650 और एक डेटर, डेटर में पीवीडीडी क्रिएट होगा। अच्छा, देखते हैं इसके बाद क्या है। स्टॉक के बाद डेटर ही है, डेटर 19,000 और उसमें 5% का कम हो गया, 950। 18,050, 18,050। अच्छा, उसके बाद है कैश। कैश का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैश कितना था, 20,300। अच्छा, बैंक लोन पे ऑफ कर दिया तो उतना माइनस हो जाएगा, कितना, 20,000 माइनस 20,000। क्या कोई कैश एंट्री हुआ है, यहाँ पर चेक करो, कोई कैश आया है, यहाँ पर देखो दिखेगा बाई कैश, जो 30,000 चारू ने, आया। हाँ, चारू ने कैपिटल के हिसाब से जो कैश लाया था वो 30,000। तो इन लोग के पास 20,300 था, फिर चारू से 30,000 लिया और 20,000 का बैंक लोन पे कर दिया, तो फिर बचा हुआ कैश जो है वो 30,300 हो रहा है। अब दोनों साइड जो है वो हमारा टैली हो जाना चाहिए। इधर तो आ रहा है 143, इधर चेक करते हैं, -12,000 माइनस हाँ मैम, 2800। हो रहा है, हाँ, आ रहा उतना है ही आ रहा है। 1,43,000। तो ये देखो, ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल ही था, तुम लोग के बुक का ही था, एग्जाम्पल से मैंने जस्ट ये समझाया कि किस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को प्रैक्टिस तो बहुत सारा करना पड़ेगा, लेकिन ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और किस तरह से गुडविल का वैल्यूएशन होता है वो भी मैंने बताया। तो यहाँ से ये पीडीएफ हम तुम लोग के साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दो होमवर्क देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इसके अलावा भी अगर कोई करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दो हम होमवर्क देते हैं, ठीक है।